हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और ये वाला लेक्चर आपका छत्तीसगढ़ जो हमने आपका पूरा का पूरा लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है, उसमें जो भूगोल का हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। तो भूगोल का ये लेक्चर आपका भारत की सीमा, ठीक है। तो आज हम लेक्चर किसके ऊपर लेंगे, भूगोल पे, भारत की सीमाओं पे चर्चा करेंगे। और भारत की सीमाओं पे चर्चा सिर्फ इस तरह से नहीं करेंगे कि किस किस देश से सीमाएं लगती हैं, हम देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह से विकास हो रहा है, सारे के सारे विकास को देखेंगे, सीमाओं में किस तरह से डेवलपमेंट है, और साथ ही साथ विकास के साथ साथ देखेंगे वहाँ पर कौन कौन से मुख्य विवाद हैं, ठीक है। तो भारत और उसके जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उसमें भारत का किस किस तरह से सीमा लगती है और उस सीमाओं में किस तरह से विवाद है, इन सारे चीज़ों को लेकर हम लोग आज ये टॉपिक पढ़ेंगे, भारत की सीमा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगा, जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ वो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको नंबर दिया जाए उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको उसमें मैसेज करना हो तो आप प्लीज़ उसमें व्हाट्सअप मैसेज करें, ना कि टेलीग्राम पे मैसेज करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक, आपका भारत की सीमा। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या देखा था, जनरल आपका भारत का अवस्थिति और विस्तार को समझा था। आज हम लोग देखेंगे भारत की सीमाओं की पूरा चर्चा करेंगे और देखेंगे किस तरह से भारत की सीमा कहाँ कहाँ पे लगती है। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये भारत की सीमा, मोस्टली आप कोई भी किताब उठाएंगे, कहीं भी पढ़ेंगे तो इस सीमाओं के बारे में क्या होता है, डायरेक्टली वो लिखना चालू करते हैं, इस देश से लगता है, उस देश से लगता है। पर सबसे पहले हमको इन सीमाओं को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि ये क्या है, किस तरह से है। तो अगर देखा जाए पूरा का पूरा भारत के सीमाओं को, तो मुख्यतः ये दो तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पर एक प्राकृतिक रूप से जो सीमाएं बनी हैं, ठीक है, एक क्या है, प्राकृतिक रूप से बनी है, जो प्रकृति के अनुसार बनी हुई है सीमाएं, उसको बोलते हैं भौगोलिक सीमा। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, जो भी देश है, देश अपना क्या एक होती है दूसरे देश के साथ कोई या राजनीतिक ट्रीटी कर ले, ठीक है, संधि कर ले, या वो उस देश के द्वारा वो क्या किया गया है, उस पर्टिकुलर एरिया को बताया गया है कि ये मेरा है, और ठीक है, और उसको किसी डॉक्यूमेंट पे लिखा गया, उसको क्या बोलते हैं, राजनीतिक बॉर्डर। तो हमारे पास कौन कौन से बॉर्डर हैं, पहला है भौगोलिक बॉर्डर, ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पर वो है राजनीतिक बॉर्डर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों सीमाओं को देखेंगे, एक तरफ पढ़ेंगे भौगोलिक सीमा, एक तरफ पढ़ेंगे राजनीतिक सीमा, ठीक है। अगर ये भौगोलिक सीमा को देखेंगे तो क्यों बन रहा है, ये आपके प्रकृति के कारण है, जिस तरह से भारत की अवस्थिति हम लोगों ने देखा और वहाँ पर जो भी चीज़ें हमको मिल रही हैं, उन चीज़ों के, उन वातावरण के कारण, वहाँ पर पाए जाने वाले चट्टानों के कारण, वहाँ पर पाए जाने वाले पर्वत और पहाड़ों के कारण एक अलग से सीमा का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं भौगोलिक सीमा। तो अगर भारत की भौगोलिक सीमा को हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो किस तरह से है, तो अगर भारत का एक छोटा सा नक्शा हम लोग पहले बनाते हैं, बाद में उसको बहुत अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। तो अगर भारत का एक छोटा नक्शा बनाकर उस चीज़ को देखें, ठीक है, ऐसे जर्नल साइज बना लेते हैं, बाद में अच्छे से एक नक्शा बनाएंगे, अभी समझने के लिए खाली। ठीक है, अभी ऐसे जर्नल सा एक नक्शा बनाया गया है आपके पास, बाद में उसको अच्छे से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, कुछ इस तरह से बना लेते हैं एक जनरल सा मैप भारत का, और इस मैप को थोड़ा सा समझते हैं पहले, ठीक है, कि किस तरह से सीमाएं लगेंगी, बाद में उसको अच्छे से बनाएंगे, अभी एक जनरल बनाया गया है, ठीक है। तो अगर भौगोलिक सीमा की बात करें तो सबसे ऊपर ये भौगोलिक सीमा में देखेंगे आपकी इस तरफ से, और ऐसा कुछ आपका क्या लगा हुआ है, हिमालय की पर्वत लगे हुए, ठीक है। तो ये क्या है, आपके उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग में अगर देखेंगे तो आपका क्या आएगा, हिमालय आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हिमालय लगाएगा सीमा। हिमालय के बाद अगर ये वाला जगह को देखते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, आपका मरुस्थली आता है, थार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, थार का मरुस्थली आएगा, थार डेजर्ट, ठीक है। थार के नीचे अगर ये वाला एरिया क्षेत्र देखेंगे गुजरात का, तो गुजरात के ये वाले क्षेत्र में आपका क्या आएगा, कच्छ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर कच्छ आएगा। कच्छ के बाद, ठीक है, कच्छ के बाद अगर ये वाला क्षेत्र को हम लोग देखते, चलिए इधर का ही देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर जो है, इधर आपका क्या लगता है, अरब सागर, ठीक है, अरेबियन सी या अरब सागर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लगेगा अरब सागर, और अरब सागर के बाद अगर ये वाला एरिया को देखते हैं इस तरफ, तो यहाँ पर आपका क्या है, सुंदरबन। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, सुंदरबन, सुंदरबन, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा सुंदरबन। सुंदरबन के नीचे अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी, ये आ गया आपका बंगाल की खाड़ी, और सबसे नीचे आपका लगता है ये पूरे के पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे तो हिंद महासागर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको, हिमालय, थार, कच्छ, अरब सागर, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, सुंदरबन, और नीचे लगेगा आपका हिंद महासागर, ठीक है।
तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे के सारे को हम लोग भौगोलिक सीमा बोल रहे हैं, तो वो क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, वो वहाँ पर प्रेजेंट है इसलिए हम देख तो रहे हैं कि वो वहाँ पर अवस्थित है इसलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन क्यों उनको ही भौगोलिक सीमा क्यों बोला गया? और भी जगह थे वहाँ पर, उनको क्यों नहीं बोला गया? मेन मुख्य रीज़न ये है, अगर देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो सीमाएं हैं इनका कुछ ना कुछ भारत में कहीं ना कहीं प्रभाव होगा। ठीक है, चाहे या उसकी जलवायु में प्रभाव हो, चाहे वहाँ पर जो भी राजनीतिक गतिविधियाँ हो रही है उस पर प्रभाव हो, चाहे वहाँ पर जिस तरह से मानव बसावट है उस पर प्रभाव हो, कुछ ना कुछ तो प्रभाव होगा, इसलिए उनको भौगोलिक सीमा बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसका अगर हम लोग प्रभाव को समझा जाए तो देखिए ये ऊपर में क्या है, हिमालय है, और हिमालय क्या करती है, जो ऊपर से ठंडी हवाएं आती हैं, कहाँ से, चाइना से, यहाँ पर क्या आता है, गोबी डेजर्ट, और ऊपर आता है चीन। तो चीन और गोबी डेजर्ट से जो भी ठंडी हवाएं आती हैं उसको क्या करता है हमारा हिमालय, उसको रोकता है, जिसके कारण क्या होता है, वो ठंडी हवाएं भारत के यहाँ पर आ नहीं पाती, जिसके कारण भारत का जो वातावरण है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, और आपका क्या है, एक नॉर्मल टेम्परेचर जो आपका नॉर्मल ताप होता है वो यहाँ पर बना रहता है, और वर्षा यहाँ पर सही मात्रा में हो पाती है। नहीं तो क्या होता है, पूरा का पूरा ये जिस तरह से आपका लद्दाख तक देखिए हवा आती है, तो लद्दाख क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, ठंडा डेजर्ट बन चुका है, नहीं तो पूरा का पूरा भारत का ये वाला हिस्सा जो है वो क्या होता है, एक कोल्ड डेजर्ट बन जाता अगर वो हवाएं इस तरह पाती तो पहली बात वो उन ठंडी हवाओं को रोकता है, जिसके कारण क्या है, भारत में जो आज आप क्या विभिन्न प्रकार के वन और ये सारी चीज़ देख रहे हैं वो चीज़ बनती है। दूसरा, अगर इन दोनों को देखा जाए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तो जब यहाँ से मानसून की हवाएं आती हैं, क्यों आती हैं और क्यों इधर से खींचती हैं, क्योंकि ये वाली पानी से ही उनको क्या मिलती है, नमी मिलती है, नहीं तो मानसून में उतनी ज़्यादा बारिश होगी नहीं। और जब मानसून की हवाएं यहाँ से आती हैं इस तरह से और इस तरह से, ठीक है, तो इन हवाओं को ये जो हिमालय है, हिमालय क्या करता है, उसको रोक देता है ऊपर आने से। ठीक है, तो हवाएं ऊपर तक आती हैं यहाँ तक, और यहाँ से आने के बाद ये वाली हवा यहाँ तक आती है, उसके बाद वो क्या होती है, वापस हो जाती हैं। ठीक है, तो वापस होने के कारण क्या होता है, हमारा जो अगर मानसून देखेंगे आप तो वो कम से कम आपका क्या है, लगभग हम देखते हैं लगभग 4 साढ़े 4 महीने का, नहीं तो क्या होता बस वहाँ तक जाती और वो ऊपर ही निकल जाती, तो वो आपका जो रिटर्न में मानसून मिल रहा है उतना ज़्यादा आपको भारत में वर्षा नहीं मिलती। तो भारत का पूरा मानसून आधारित कृषि या मानसून आधारित जो हमारी जलवायु है वो भी हमारे को क्या होता है, बहुत कम समय के लिए देखने को मिलती है। और हो सकता है कि अगर हिमालय नहीं होता तो ये वाला क्षेत्र जो तिब्बत का है, यहाँ पर क्या होता, उतनी ज़्यादा ताप उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वो क्या है, पूरा लैंड है, और ज़मीन जो होता है, ज़मीन में बहुत ज़्यादा ताप पड़ेगी तो वो बहुत ज़्यादा क्या गर्म होगा, और बहुत जल्दी वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। क्योंकि यहाँ पर जब आपका निम्न दाब लो प्रेशर एरिया बनता है और जब समुद्र में हाई प्रेशर बनता है, तभी पानी क्या होती है, हवाएं इस तरफ से बहने लगती हैं, जिसके कारण आपका मानसून आता है। तो ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो निम्न दाब का क्षेत्र भी नहीं बनेगा, और उसके कारण क्या होगा, भारत में मानसून भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर भौगोलिक को देखेंगे तो भारत की पूरी जलवायु को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। दूसरी बात, इन्हीं भौगोलिक क्षेत्रों के कारण क्या होता है, जब जलवायु प्रभावित हो गई तो भौगोलिक से आपका क्या देखने को मिल रहा है, पहले जलवायु। ठीक है, तो आपका जलवायु प्रभावित हो रहा है, और अगर ये जलवायु प्रभावित हुआ तो यहीं से आपके क्या होगे, जो भी वन और वनस्पति हैं, तो वन और वनस्पति भी आपकी क्या होगी, इससे प्रभावित होगी, क्योंकि जैसा जलवायु होगा उसी तरह का वहाँ पर वन मिलेगा और वहाँ पर वनस्पतियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो आपका, और फिर इसके बाद आप समझ ही सकते हैं, अगर वन और वनस्पति, और अगर यहीं पर कितना ताप है, जलवायु में अगर देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, कितना ताप है और कितना वहाँ पर दाब है। ठीक है, तो ताप और दाब, जो एयर प्रेशर और वहाँ पर जो टेम्परेचर है उसके कारण, और जो क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, तो वर्षा, ताप और टेम्परेचर तीनों को देखेंगे तो नीचे क्या है, पूरा का पूरा अगर देखेंगे भूभाग को, तो वो किससे बना है, आपका पूरा का पूरा वो चट्टानों से निर्माण हुआ है। और चट्टानों में जब विभिन्न प्रकार के ताप और आपके क्या हो रहे हैं, वर्षा की बूंदें वहाँ पर गिरेंगी, तो चट्टान में क्या होगा, वहाँ पर उसके अंदर भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो बोलते हैं, तो उनका भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा। ठीक है, और उसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जैसा चेंज होगा उसके हिसाब से उसके अंदर क्या बन जाएंगे, आपका मिनरल जो है, मिनरल्स को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चट्टान क्या होगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा परिवर्तित कर लेंगे, तो वो चीज़ें भी क्या होती हैं, इन वर्षा और इसके कारण आपका जो चट्टान है उसका भी निर्माण, और चट्टान के निर्माण के बाद चट्टान में किस तरह के मिनरल आएंगे, कैसा उसका नेचर होगा, वो भी प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस भूगति को देखते हैं और ये भौगोलिक इसको देखते हैं, तो इन सारे के सारे चीज़ों का आपके जलवायु, वन के बाद आपका क्या होगा, इसी से आपका ताप, और उसके कारण आपका कृषि भी प्रभावित होगा, और जैसी कृषि और जैसा वन वहाँ दिखेगा तो उसी के हिसाब से वहाँ पर मानव बसावट भी जो है, किस तरह से मानव रहेंगे, वो भी वहाँ से पूरा का पूरा प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये भौगोलिक सीमा है, और इसके लिए क्या है, इसका महत्व है, हमने इस चीज़ को समझा। अब हम लोग जाएंगे राजनीतिक सीमा को देखने के लिए, जो अक्सर आप लोग पढ़ते हैं, इसको ही पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके रिलेटेड जो भी मैंने बताया वो आप क्या करेंगे, हैंडआउट से देखेंगे, थोड़ा सा वहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई चाहें तो कर सकते हैं इस भौगोलिक सीमा पे, कि भारत की भौगोलिक सीमा को दर्शाइए, आपको सिर्फ मैप में बताना है, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन में एक लाइन और जोड़ेंगे, इसका महत्व बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, भारत की भौगोलिक सीमा को दर्शाते हुए उसका महत्व स्पष्ट कीजिए।
ठीक है। हम आपको ये हैंडआउट में क्वेश्चन भी लिख कर दे देंगे और साथ ही साथ आप हैंडआउट से इस पॉइंट्स को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, पूरा का पूरा ये वाला पॉइंट जो भी मैंने बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और चलिए अब देखते हैं आपका दूसरा जो है वो क्या है, आपका राजनीतिक बॉर्डर है, ठीक है। तो राजनीतिक बॉर्डर को समझते हैं और इसको देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से देश के साथ भारत हमारा राजनीतिक बॉर्डर लगाता है। पर उससे पहले अगर देखेंगे तो राजनीतिक बॉर्डर को पूरा का पूरा, अगर पूरे के पूरे भारत को यहाँ से देखिए तो ये क्या है, यहाँ तो पूरा का पूरा आपका क्या है, ये वाला अगर क्षेत्र देखेंगे यहाँ तक तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो भी कंट्री लगेंगे, जो भी देश लगेंगे भारत से, ये क्या बनाएंगे, भूस्थलीय बॉर्डर बनाएंगे, लैंड बॉर्डर बनाएंगे। और उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर आपका क्या बनेगा, कोस्टल बॉर्डर बोलते हैं जिसको, या तो तट से लगने वाली जो भी देश हैं उनके साथ उसका बॉर्डर बनेगा, ठीक है, तटीय बॉर्डर जिसको बोलते हैं। तो आपका क्या होगा, राजनीतिक में दो तरह के बॉर्डर होते हैं। पहला एक होता है एक होता है आपका भूस्थलीय बॉर्डर, एक होगा आपका भूस्थलीय बॉर्डर और दूसरा होगा आपका जो तट से लगेंगे उसको बोलेंगे हम लोग तटीय सीमा, ठीक है। तो आपका एक क्या हो गया, भूस्थलीय सीमा, और एक हो गया आपका तटीय सीमा, ठीक है। तो आपके ये दो आपके क्या होते हैं, राजनीतिक सीमाएं होती हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग भूस्थलीय सीमा की बात करें, भारत की भूस्थलीय सीमा की, और यहाँ से इसको देखा जाए तो देखिए भूस्थलीय सीमा, पहली बात तो जो भी राज्य भारत के लगाते हैं उसको बाद में देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस तरफ आपका क्या आएगा, इस दिशा में भारत से यहाँ पर आएगा आपका पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के बाद यहाँ छोटा सा आपको क्या देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद ये पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ पर आपको चीन दिखेगा, चीन के बाद यहाँ दिखेगा आपको नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, और भूटान के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा म्यांमार, और यहाँ पर आपको दिखेगा बांग्लादेश। अभी हम लोग मैप बना के देखेंगे। तो भारत से अगर देखा जाए भूस्थलीय सीमा तो कौन कौन से देश बनाते हैं, देखिए सबसे बड़ा आपका किसका रहेगा, अगर हम लोग, ठीक है, आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबका नाम, आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे कि सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है, सबसे छोटी कौन बनाता है, और पूरा सीक्वेंस बताएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करते भी हैं इस तरह से, क्योंकि आप लोग क्लासेस में नहीं है, ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में क्या होता है हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो इस जरिए से हम लोग क्या करेंगे आपस में थोड़ा सा इंटरेक्ट भी करेंगे और क्लासेस करने में और ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मैं जो भी यहाँ पर देश के नाम लिख रहा हूँ, किसका सबसे बड़ा बॉर्डर है, किसका सबसे छोटा बॉर्डर है, उस पूरे को आप क्या करेंगे क्रम में लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले भूस्थलीय सीमा, और सबसे पहला जो सीमा अगर देखा जाएगा, मैं कुछ भी सीक्वेंस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आपको ठीक करना होगा। तो चाइना से लगता है हमारा, भारत का चीन से, चीन के बाद आप देखेंगे तो किससे लग रहा है, भूटान से लग रहा है, ठीक है, आपका भूटान, भूटान के बाद आपका आ रहा है बांग्लादेश, ठीक है, आपका क्या रहा है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आप देखेंगे तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आपका अफगानिस्तान, आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और आपका क्या बच रहा है एक और म्यांमार, ठीक है। तो ये सारे देश हैं जिससे हमारे क्या होता है भूस्थलीय सीमा लगेंगी, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। अच्छा, आपका रिकॉर्ड ये बीच वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो छोटा क्षेत्र बच गया, इसको क्या करेंगे आपका नेपाल, ठीक है। तो ये सारे हैं, आप इसको जो भी इसका छोटे से बड़े का क्रम है या बड़े से छोटे का क्रम, वो आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, उसी तरह आपका क्या है, तट में लगने वाली सीमाओं को देखेंगे तो तट में सीमा जो है हम जब उसको बनाएंगे तभी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, मालदीव आएगा, ठीक है। मालदीव के बाद यहाँ पर क्या आपका श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद अगर इसी म्यांमार को हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपका आएगा थाईलैंड, थाईलैंड के नीचे दिखेगा आपको यहाँ पर मलेशिया, और मलेशिया के बाद यहाँ दिखेगा इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया क्या है, दो द्वीप से बनता है, एक को बोलते हैं सुमात्रा, एक को जावा। तो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है उससे लगेगा भारत, ठीक है। तो अगर तट सीमाओं को देखेंगे तो आपका क्या क्या आया, मालदीव, ठीक है, मालदीव से लगेगा, श्रीलंका से लगेगा, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, आपका थाईलैंड, ठीक है, मलेशिया, ठीक है, आपका श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, मलेशिया के बाद आपका क्या रहा है, इंडोनेशिया का जो आइलैंड है सुमात्रा, ठीक है, सुमात्रा। इस सुमात्रा को जरूर याद रखेंगे, क्वेश्चन में अगर कभी ये पूछ लिया जाए भारत से सबसे निकट, दक्षिण में भारत से सबसे निकट कौन सा देश है, ठीक है, अगर ये भारत से बोला है, भारत की मुख्य भूमि नहीं बोला है, तो आपका क्या होगा, इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड, मात्र 16 किलोमीटर दूर है। और ऐसे अगर पूरा भारत बोला जाएगा तो वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, श्रीलंका को देख रहे हैं, ठीक है। पर श्रीलंका के कुछ आइलैंड आसपास जाते हैं, इसलिए हम लोग लेते हैं क्या, श्रीलंका सबसे समीप है। पर अगर आपका बोला जाए अंडमान निकोबार, और निकोबार द्वीप से
समीप में कौन सा है, तो आपका क्या है, सुमात्रा है, केवल 16 किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये आपके क्या है, ये कुछ देश हैं जो आपके भूस्थलीय और तटीय बॉर्डर लगाते हैं। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं आपके भूस्थलीय बॉर्डर को समझेंगे, जितनी भी भूस्थलीय सीमा है भारत से उस सारे सीमाओं को समझेंगे, वहाँ जो भी अभी विकास का कार्य हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट है उसको समझेंगे, और साथ ही साथ वहाँ पर जो भी आपके विवाद चल रहे हैं, जो भी मुद्दे चल रहे हैं, उन सारे मुद्दों को देखेंगे और उस विवाद को समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं आपका राजनीतिक सीमा, और राजनीतिक सीमा के अंदर हम पढ़ेंगे आपका भूस्थलीय सीमा। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको, इसको यहाँ से मिटा देते हैं पहले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे यहाँ से हम लोग देखते हैं आपका भूस्थलीय सीमा। ठीक है, तो भारत की जितनी भी भूस्थलीय सीमाएं जिस जिस देशों के साथ लगती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भूस्थलीय सीमा। भूस्थलीय सीमा, ठीक है, तो भारत की सारी भूस्थलीय सीमाओं को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आपका भारत का पूरा नक्शा नहीं बनाएंगे, हम लोग सिर्फ आधा नक्शा बनाएंगे, जितना हमारा जो भूभाग जो लग रहा है उसके हिसाब से सिर्फ आधे नक्शे को बनाएंगे, उसमें समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग जाएंगे समुद्री और सीमाओं को देखने के लिए, जब तटीय सीमा को, तो हम लोग नीचे के हिस्से को बनाकर समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, आप एक छोटा सा भारत का नक्शा बनाते हैं, जिसमें आपका सिर्फ ऊपर वाली सीमाओं को दर्शाएंगे। दो तीन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे नक्शा बनाते समय। सबसे पहले यहाँ पर जब बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे, जब इस तरह से बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता, ये अंदर की ओर आता है। ठीक है, तो जब ये वाली पार्ट को करते हैं, अक्सर यहाँ पर मैप को गलत बना देते हैं लोग, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ 2 बल्ज होंगे छोटे छोटे, ठीक है, और इस तरफ देखेंगे तो 1, 2 और 3 में आपको इन दोनों को आपस में मिलाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक हल्का सा इस तरह सा बनाएंगे और ये नीचे जाएगा। ठीक है, और इधर से आपका अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, और इस तरह से आपका बनेगा कुछ। ठीक है, तो इसको वो कर देते हैं। इतने से आपका क्या हो गया, ये भारत है, और भारत के नक्शे में अब हम लोग देखेंगे आपकी पूरी की पूरी भूस्थलीय सीमा को, और कौन कौन से राज्य किस किस देश से भूस्थलीय सीमा लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका गुजरात, और गुजरात के यहाँ पर आपका आता है सर क्रीक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गुजरात में सर क्रीक। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर। पहले बॉर्डर को समझ लेते हैं किसका कहाँ तक है, उसके सबका नामकरण करेंगे। तो ये यहाँ से अगर देखेंगे तो ये पूरा ये जो लाइन बन रहा है, यहाँ पर आपका पंजाब आएगा। ठीक है, पंजाब के बाद देखिए, पहले अगर देखेंगे तो ये बॉर्डर हुआ करता था, पर उस बॉर्डर में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया है, और तो जिसके कारण बॉर्डर अभी थोड़ा अंदर से जाता है, पर फिर भी हम लोग पुराने लाइन्स को ही पहले ड्रॉ करते हैं, फिर जब हम लोग विवाद को समझेंगे तब देखेंगे कि वो किस तरह से। तो ये क्या है, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर। ठीक है, और इसके बाद अगर देखेंगे यहाँ से, इस पॉइंट से हम लोग यहाँ से अलग कर लेते हैं, तो ये जो पॉइंट बन रहा है ये छोटा सा, ये क्या है, भारत, ये वाला हो गया भारत पाकिस्तान बॉर्डर। ठीक है, ये हो गया पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर। ऊपर देखेंगे तो ये क्या है, अफगानिस्तान। ये भारत अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ये भारत पाकिस्तान का। अफगानिस्तान के बाद अगर देखते हैं तो यहाँ से आपका अगर देखा जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है एक पर्वत। ठीक है, और ये पर्वत का नाम क्या है, अघील। तो यहाँ पर आता है अघील, तो यहाँ पर अघील पर्वत आता है, और अघील पर्वत के पास यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, काराकोरम दर्रा। ठीक है, तो ये क्या है, काराकोरम दर्रा। तो यहीं से जो अघील पर्वत और काराकोरम दर्रा का वाला पार्ट है, ये इस तरह से अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सीमा जो है, ये क्या है, भारत और चीन की सीमा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी लगेगी भारत और चीन की सीमा, ये वाले पॉइंट तक। और इसके बाद अगर देखा जाए, अभी बाद में हम लोग उसको देखेंगे कि किस तरह से सेक्शन वाइज डिवाइड है। तो ये हो गया आपका भारत और चीन की सीमा, ये बाहर का नहीं, ये अंदर वाला जो लाइन आ रहा है ये सीमा है। ठीक है, और उसके बाद ये पूरा, मतलब ये थोड़ा सा आपका मैप इस तरह से बनेगा। तो ये वाला जो है, ये भारत और नेपाल का सीमा है। ठीक है, ये क्या है, चीन, भारत और चीन की सीमा। नेपाल के बाद अगर ये वाला पार्ट देखेंगे कुछ इस तरह से, तो ये क्या है, भूटान। ठीक है, तो ये क्या है, भूटान। अच्छा, भारत और नेपाल में भी आप याद रखेंगे, ऊपर नहीं, आपका सीमा क्या है, ये है सीमा, ये नीचे वाली लाइन जो है, ये भारत और नेपाल की सीमा है। ठीक है, और इस तरफ ये है क्या, भारत और भूटान की सीमा। और भारत भूटान के बाद अगर देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट बन रहा है, फिर से आपका क्या आएगा, लाल पेन से आप ध्यान रखेंगे, चीन को बनाया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा फिर यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, भारत और चीन की सीमा ही है। तो चीन की सीमा एक यहाँ पे लग रही है, दूसरी आपकी यहाँ पे लग रही है। ठीक है, तो ये भारत और चीन की सीमा है यहाँ तक। और इसके बाद अगर देखेंगे आपका यहाँ पर मिजोरम पर, तो मिजोरम में कहीं यहाँ तक। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा भारत और म्यांमार की सीमा है। ठीक है, तो ये क्या है, म्यांमार। चलिए इसको देखते हैं।
ये क्या है, भारत और म्यांमार की सीमा है, ठीक है। और उसके बाद का जो हिस्सा इधर दिख रहा है ये क्या है, भारत और बांग्लादेश का सीमा है। तो ये वाला आपका जो हो गया ये भारत और बांग्लादेश की सीमा है, ठीक है। तो ये भारत और बांग्लादेश की सीमा है। सबसे पहले आपको देखो, आपको समझना पड़ेगा कि किस किस राज्यों से कौन कौन सी आपका जो है पड़ोसी देश हैं वो किस किस राज्यों से आपकी सीमाएं लगाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, मैप में अपने जहां पर भी लिखेंगे सीमा वहां पर लिख लीजिए, और हम हैंड आउट में भी आपको लिख कर देंगे, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग जनरल। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये वाला सेक्शन जो है यहाँ तक ये आपका हो गया गुजरात, गुजरात के बाद ये आएगा आपका राजस्थान, यहाँ पर आपका आएगा पंजाब, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर, ऊपर से आपका लगेगा लद्दाख, ठीक है। पहले अफगानिस्तान से सीमा आपकी जम्मू कश्मीर बनाती थी, पर अब अगर देखेंगे तो अफगानिस्तान की सीमा किससे लगेगी, लद्दाख से लगेगी, ठीक है। फिर ये पूरा का पूरा चाइना के साथ इधर क्या है आपका लद्दाख है, अब जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, ठीक है। तो ये लद्दाख की सीमा आएगी यहाँ पर। फिर से लद्दाख के बाद अगर यहाँ पर देखेंगे ऊपर में, तो यहाँ पर क्या है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो उत्तराखंड, तो ये वाला हिमाचल प्रदेश, और उसके नीचे आपका क्या आएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यहाँ पर देखेंगे हल्का सा उत्तर प्रदेश, और नेपाल के साथ पूरा का पूरा यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपका बिहार, बिहार के बाद अगर देखेंगे तो यही वाला सेक्शन जो जाएगा यहाँ बीच में आधा तक, ये क्या है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के ऊपर ये क्या है सिक्किम, सिक्किम के बाद देखेंगे तो ये वाला अगर सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका मेघालय है, और ये पूरा का पूरा ये वाला जो क्षेत्र है ये असम का क्षेत्र है, ठीक है। इस तरह से असम है आपका, तो ये पूरा का पूरा असम भी लगेगा भूटान से। असम के बाद अगर ये देखेंगे आपका चीन, तो चीन किससे लगाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश से लगाएगा, कुछ इस तरह से। अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पर क्या आएगा आपका नागालैंड आएगा, ठीक है, ऐसा बनेगा आपका। अरुणाचल प्रदेश के बाद नीचे यहाँ पर ये नागालैंड, नागालैंड म्यांमार से लगाएगा, नागालैंड के बाद यहाँ पर आएगा मणिपुर, मणिपुर भी आपके म्यांमार से, ठीक है। और सॉरी आपका थोड़ा सा बड़ा होगा, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक आपका नागालैंड, ये मणिपुर, और नीचे आपका ये मिजोरम, तो मिजोरम की सीमा, और इस तरफ फिर आपका त्रिपुरा आएगा, और त्रिपुरा से इधर बांग्लादेश, त्रिपुरा आपका, फिर ये असम, ये आपका मेघालय, और आपका पश्चिम बंगाल, तो ये किससे लगाएगा, बांग्लादेश से लगाएंगे सीमा, ठीक है। तो उनका राज्यों का नाम सिर्फ हमको क्या करना है, मैप में देख लेना है एक बार, पर अभी आपको उससे कुछ अलग चीज़ को यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि ये आप जो राज्यों वाला काम है ये मैप का काम है, वो हम लोग मैप में जो हम बना के देंगे शीट वहाँ से आप देख लीजिए। पर अभी आपको क्या करना है, समझना है पूरे के पूरे आपका बॉर्डर कौन से हैं, बॉर्डर के नाम क्या है, और उसमें विवाद कौन सा है, ठीक है। तो चालू करते हैं सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को अगर देखा जाए तो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, सर क्रीक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सर क्रीक। सर क्रीक आपका गुजरात में आता है, सर क्रीक से स्टार्ट होता है, और सर क्रीक से शुरू होने के बाद ये पूरा का पूरा भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर जाएगा। पर यहाँ पर अगर कश्मीर में ये जम्मू का क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बॉर्डर आपका अलग हो जाता है, ठीक है। ये जो अगर इस तरह से देखेंगे तो ये नीचे वाला जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, आज़ाद कश्मीर, ठीक है। इसको पाकिस्तान भी आज़ाद कश्मीर बोलता है, भारत भी आज़ाद कश्मीर बोलता है, ठीक है। और अगर ये ऊपर का क्षेत्र को देखेंगे तो क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर, मतलब POK, तो ये वाले इस सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, POK, पाक अधिकृत कश्मीर, और गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो लाइन है पूरा, जो ये वाला लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये ठीक है, और साथ ही साथ ये जो बांग्लादेश का लाइन है ये यहाँ से यहाँ तक, दोनों को मैं एक साथ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपका सन 1947 आपको पता होगा, इस समय हमारा भारत आज़ाद हुआ था। और भारत आज़ाद हुआ था किस अधिनियम से, भारत में जो आज़ाद हुआ था तो माउंट बेटन एक प्लान आया था, और माउंट बेटन प्लान को ही क्या बोला गया बाद में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो भारत सरकार का एक्ट था 1947, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, और उसके एक प्रावधान में लिखा था जब दो अलग अलग गणराज्य और दो अलग अलग देशों का बनकर सामने आएंगे, जो एक भारत और एक पाकिस्तान, तो उनके बीच की सीमाओं को नियंत्रित करने के लिए एक कमीशन बनाई जाएगी, और उस कमीशन का नाम क्या था, रेड क्लिफ कमीशन। तो रेड क्लिफ, जो कभी भारत आए नहीं थे, अज्ञात इंसान एक आता है और वो आकर भारत में आकर सीमा बनाते हैं। तो एक सीमा वो क्या करते हैं, ये वाले लाइन को बनाते हैं, और उस समय आपको याद होगा कि जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान का एक हिस्सा था। 1972 में बाद में क्या हुआ, बांग्लादेश आज़ाद हुआ, और मतलब अलग हुआ पाकिस्तान से हटकर पूरा का पूरा, और उसके बाद से ये उसको हम लोग बांग्लादेश बोल रहे हैं। पर उसके पहले क्या बोलते थे, इसको बोलते थे पश्चिम पाकिस्तान, उसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। तो ये वाला जो सीमा है पूरा पाकिस्तान का, और साथ ही साथ ये बांग्लादेश का सीमा, इन दोनों सीमाओं को किसने बनाया, रेड क्लिफ ने बनाया, और जो कमीशन आई थी, इसलिए इन सीमाओं का नाम क्या है, रेड क्लिफ सीमा या रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, पाकिस्तान की सीमा के साथ हमारा रेड क्लिफ सीमा, ठीक है, रेड, तो आपका क्या आएगा, रेड क्लिफ। और यही रेड क्लिफ किसके साथ लग रहा है, हमारा
बांग्लादेश के साथ भी, ठीक है। बाद में जब 72 में आज़ादी होगी उसके बाद इस लाइन को भी हम क्या बोलेंगे, शून्य रेखा बोलेंगे, पर अभी जो है इसका नाम क्या है फिलहाल अगर देखा जाए तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, आपका रेड क्लिफ रेखा। तो पाकिस्तान और साथ ही साथ बांग्लादेश दोनों के साथ, ठीक है। और इसके बाद अगर ये देखिए, पहले तो ये क्या था, ये पूरा रेड क्लिफ रेखा चल रही थी, बट जैसे ही भारत को आज़ादी मिली, जैसे ही भारत को आज़ादी मिली और सब कुछ हुआ, तो ये हुआ कि कश्मीर का विलय पत्र साइन होगा, ठीक है। कश्मीर की विलय की बात हुई, कश्मीर की विलय की बात हुई तो पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ से कबीलियों का हमला करवाया था भारत पे, ठीक है। और यहाँ पर आकर पूरे के पूरे पाकिस्तानी लोग जो थे, जो हमलावर थे, वो यहाँ पर आ गए इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में क्या हो गए, रहने लगे, ठीक है। तो ये क्षेत्र पूरा का पूरा क्या हुआ, तब से लेकर पूरा का पूरा एक प्रभावित क्षेत्र बना हुआ है। भले कि कश्मीर के राजा ने भारत साथ विलय स्वीकार किया, पर फिर भी यहाँ पर पाकिस्तान क्या है, अपनी तरह से एक हिंसा के रूप में यहाँ पर है। तो इसलिए बॉर्डर भले कि यहाँ लगता है, पर हम लोग अक्सर बॉर्डर को यहाँ पर ही देख पाते हैं, ठीक है। यहीं पर आप देखेंगे तो आपका क्या आएगा, अभी जो पहले कुछ दिन पहले आप सुने होंगे पठानकोट, बालाकोट, तो ये सब यही वाला क्षेत्र, यहीं पर था आपका बालाकोट, यहीं पर आपका पठानकोट क्षेत्र, जो भी अभी पिछला 1 साल 1.5 साल में बहुत सारी गतिविधियां देखी होंगे आपने, तो वो यही क्षेत्र था, ठीक है, आपका बालाकोट, पठानकोट। चलिए ऊपर वाला देखते हैं। उसके बाद आपको याद होगा इसके बीच भारत और पाकिस्तान में कई युद्ध हुए, पर 1998-99 में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं आपका ये वाला जो क्षेत्र में, कश्मीर के क्षेत्र में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, कारगिल का युद्ध। और कारगिल के युद्ध के बाद फिर क्या हुआ, एक नियंत्रण रेखा बनाई गई, ये वाला, ठीक है। तो कारगिल के युद्ध के बाद ये पर्टिकुलर लाइन, ये देखिए जो आपका ये बीच का लाइन दिख रहा है, ग्रीन मार्कर से मैं बना रहा हूँ आपका, तो ये जो लाइन है इसको बनाया गया, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है, जो ये नियंत्रण रेखा है, ये पर्टिकुलर इसी नियंत्रण रेखा को क्या नाम दिया गया, LOC, नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन सी रेखाएं लगती है, एक है रेड क्लिफ, एक है नियंत्रण रेखा, एक पॉइंट यहाँ पर है वो क्या है, सर क्रीक, और यही नियंत्रण रेखा जो खत्म हो रही है यहीं पर एक आपका ट्रायंगल, जो त्रिभुज आकार में, इस तरह से ये त्रिभुज आकार में एक छोटा सा ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम क्या है, सियाचिन ग्लेशियर नाम है, ठीक है। तो आपका क्या है, सियाचिन, आपका 1 मिनट यहाँ लिख देते हैं, ऊपर से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर क्या आ गया आपका, सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। तो ये आपका एक ग्लेशियर बन गया यहाँ पर, ठीक है। देखेंगे अभी हम लोग सारे के सारे विवाद को समझेंगे, और इसी ग्लेशियर के यहाँ पर जो लास्ट में यहाँ पर जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट कौन सा है, NJ 9842, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान के अगर आप पूरा का पूरा संबंध को समझेंगे, इसको देखेंगे तो आपको 3-4 चीज़ याद रखना है। पहले ये वाला जो रेखा है, इस रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ, स्टार्ट कहाँ से होता है, सर क्रीक, सर क्रीक के बाद ये क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, LOC, और LOC के ऊपर यहाँ पर आपका क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर के नीचे एक पॉइंट है, उसको बोलते हैं पॉइंट NJ 9842। तो अगर हम लोग का सबसे पहले यहाँ बना लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए पाकिस्तान को हमने देखा, बाद में उसको बनाएंगे। पाकिस्तान देखा तो पाकिस्तान के साथ आपको ये 3-4 चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। तो भारत पाक, ठीक है, और पाकिस्तान के साथ अगर देखा जाए तो हम लोगों को क्या क्या समझना होगा, सर क्रीक, ठीक है, सर क्रीक के बाद आपका क्या आ गया, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो इसको मैंने अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि आज भी अगर भारत का विवाद देखेंगे पाकिस्तान के साथ तो आपका ये दोनों विवाद है, ठीक है। तो एक हो गया सियाचिन ग्लेशियर का विवाद, और दूसरा आपका सर क्रीक का विवाद, ठीक है। उसको समझेंगे अभी, पहले हम लोग सिर्फ मार्क डाउन कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक का नाम क्या है, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो भारत पाकिस्तान में हमको इन दोनों विवाद को समझना है। इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक और विवाद है जिसको बोलते हैं आपका कश्मीर विवाद, ठीक है। पर कश्मीर विवाद का अगर आप भूगोल देखेंगे, आप भूगोल में हम लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो भूगोल में नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, कश्मीर विवाद, क्योंकि अभी क्या है, अनुच्छेद 370 भी हटा दिया गया, तो अनुच्छेद 370 के संबंधित भी यहाँ पर कश्मीर में बहुत सारा विवाद था, ठीक है। तो उसको यहाँ से अच्छा हम क्या करेंगे, संविधान के अंदर पढ़ेंगे जो कश्मीर विवाद है, ठीक है। तो कश्मीर विवाद को हम संविधान में देखेंगे और उसको वहाँ पर समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पूरे के पूरे कश्मीर और पाकिस्तान और भारत, ये तीनों के इतिहास को समझेंगे, और साथ ही साथ उसका जो जन्म है, उस जन्म को हम लोग कहाँ देखेंगे, भारत का जब इतिहास पढ़ेंगे तो हम भारत के इतिहास और संविधान में कश्मीर मुद्दे पे पूरे चर्चा करेंगे। पर अभी हम लोग क्या है, हम लोग क्योंकि भूगोल पढ़ रहे हैं, तो जो भूगोल से संबंधित है, जो किसी जमीन से संबंधित है, उस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो उससे संबंधित देखेंगे तो भारत पाकिस्तान में सिर्फ आपको 2 ही सेक्शन मिलेगा, एक है आपका सर क्रीक और एक है आपका सियाचिन है, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग आपका जो चीन है, चीन और भारत के जो बॉर्डर है, इन बॉर्डर्स को देखते हैं, ठीक है। देखिए चीन का जो बॉर्डर है, यहाँ से स्टार्ट जब हो रहा है, आपका रेड मार्कर से हम लोग बना रहे थे, ठीक है। तो चीन का यहाँ से लेकर ये यहाँ पर,
हिमाचल प्रदेश तक, ये जो लद्दाख के एंड है यहाँ तक का जो ये बॉर्डर है ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न सेक्टर या पश्चिमी सेक्टर। वैसे इसको वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं, हिंदी में आपको लिखना हो तो आप क्या बोल सकते हैं, इसको पश्चिमी सेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका पश्चिम सेक्टर, ठीक है। ये वाला सेक्शन जो है यहाँ तक जो है इसको क्या बोलेंगे, पश्चिम सेक्टर, ठीक है। पश्चिम सेक्टर के बाद ये जो छोटा सा बीच का दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत चीन सीमाओं को देख रहे हैं तो ठीक है। सबसे पहले आपका क्या होगा, एक हो गया पश्चिम सेक्शन, पश्चिम के बाद ये जो बीच का एरिया बन रहा है ये छोटा सा, ठीक है, ये वाला खाली, तो इसको हम लोग बोलते हैं मध्य सेक्टर या मिडिल सेक्टर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका मध्य सीमा और मध्य सेक्टर है, ठीक है। तो ये पश्चिम सेक्टर, ये है आपका मध्य सेक्टर, लिख देते हैं यहाँ पर आपका, तो पश्चिम सेक्टर, बीच में आ गया आपका मध्य सेक्टर, और ये जो लास्ट वाला जो सेक्शन है ये वाला लास्ट का, ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा लग रही है वो कौन सी दिशा में, पूर्वी दिशा में है, तो उसको बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर या पूर्वी सेक्टर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पूर्वी सेक्टर। ये तीनों को आप ध्यान रखेंगे, पश्चिमी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर, तो 3 सीमाएं लगती हैं, ये पश्चिम, मध्य और पूर्वी, जिसमें से देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये पश्चिम सीमा और ये पूर्वी सीमा, इन दोनों का अलग से नामकरण किया गया है, दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है। अब वो नाम देने के पीछे का रीज़न क्या था, देखिए यहाँ पर जब भारत और चाइना दोनों के दोनों को अगर देखा जाए तो भारत की आज़ादी कब हो रही है, 1947 1947 में, और चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो चाइना को कब उठाती, अपने अंदर पे लेती है, 1949 में, 1949 पे, ठीक है। तो 1949 और 1947, तो उसके बाद क्या है, आपके दोनों के दोनों एक नए नए देश बने हुए हैं, तो दोनों देश आपस में क्या समझौता करते हैं कि नहीं, आगे चलकर आप दोनों साथ में रहेंगे। और साथ ही साथ 1954 में यहाँ पर क्या होता है, आपका पंचशील एग्रीमेंट किया जाता है, ठीक है, पंचशील समझौता होता है, और पंचशील जब एग्रीमेंट आता है तो दोनों के दोनों उसमें साइन करते हैं। और उस पंचशील में क्या क्या लिखा था, पहली बात ये लिखी थी कि भारत और चीन दोनों मुल्क एक दूसरे की सीमाओं का क्या करेंगे, दोनों की जो सीमा है उस सीमाओं को वो मान रहे हैं, अब मान्य करेंगे, और मान्य करते करते दोनों को अपने राज्य में और गणराज्य के अंदर संप्रभुता के अधिकार का पालन करेंगे। मतलब जो भी संप्रभुता का अधिकार भारत को है और जो चाइना को है, दोनों के एक दूसरे के अधिकार का सम्मान करेंगे और आदर करेंगे। मतलब ना चाइना भारत के बॉर्डर के अंदर कुछ भी जो भारत कर रहा काम उस पर कोई ऑब्जेक्ट करेगा, ना भारत उसमें करेगा। दूसरा, दोनों एक दूसरे के समीप और एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एक मैत्रीपूर्ण रिश्ता बनाकर रखेंगे, एक फ्रेंडली रिलेशन बनेगा किसके बीच, हम दोनों के बीच, मतलब उधर चाइना और इधर भारत। तो इस तरह से उस संबंध में 5 मुख्य पॉइंट रखे गए थे, जहां पर एक दूसरे के सीमाओं को समझना था, एक दूसरे के लोगों को और उनके कल्चर को जो भी है उसका रिस्पेक्ट करने की बात हुई थी, और हर एक चीज की बात हुई थी। पर चाइना और भारत का जब ये 1954 में, और वहीं से आपका क्या आया, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। पर बाद में ये वाला जो तिब्बत का क्षेत्र था, इस तिब्बत को क्षेत्र को अलग से भारत बोलता था, ये तिब्बत का क्षेत्र, और चाइना बोलता था नहीं वो चाइना का क्षेत्र है, ठीक है। उसमें कोई विवाद था, भारत ने फिर भी एक्सेप्टेंस दे दिया था। पर जब तिब्बत में जब चाइना ने वो किया, तो प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो वहां से दलाई लामा क्या हुए, भागे, और भारत ने दलाई लामा को तब क्या किया था, यहाँ पर शरणार्थ किया था अपने भारत में, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ, चाइना उसको एक विवाद बना दिया। एक्चुअल में देखेंगे तो वो विवाद के कारण ही सिर्फ नहीं तब जो आपका युद्ध हुआ था, और भी बहुत सारे काम थे जिसके कारण 1962 का युद्ध होता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट, उसको एक विवाद बनाकर चाइना ने क्या किया कि भारत एक भगौड़े, मतलब जो दलाई लामा थे उनको भगौड़ा बोल के कि भारत ने उनको शरण दिया है, और इसके कारण भारत पे उसने क्या किया, आक्रमण कर दिया। और 1962 में भारत और चीन में एक युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम विपरीत था हमारे, और जिसमें क्या हुआ, भारत उस युद्ध में हार गया और चाइना उसमें जीत गया। और उस युद्ध को जीतने के बाद चाइना ने इस पर्टिकुलर ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र को भी हथिया लिया था, और इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, अक्सई चीन, ठीक है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये आपका है अक्सई चीन का क्षेत्र है, ठीक है। और अक्सई चीन के क्षेत्र के नीचे ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को उस समय एक रेखा ही बनाएगी भारत और चाइना का बॉर्डर, और इसको नाम दिया गया, यही जो आपका पश्चिमी सेक्टर है, इसी पश्चिमी सेक्टर को, ये वाला लाइन जो है, इसको उस समय नाम दिया गया, और इसका नाम रखा गया LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ध्यान रखेंगे, LOC भारत पाकिस्तान, LAC चाइना और भारत, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कहाँ से लगता है वो, अक्सई चीन और ये लद्दाख का क्षेत्र, ठीक है। मध्य सेक्टर में कोई भी ज़्यादा विवाद नहीं था, वहाँ पर 2 छोटे छोटे आपके दर्रे आते हैं, एक नाथुला है और उसके नीचे आपको दिखेगा सिपकिला। तो नाथुला और सिपकिला दर्रे के आसपास थोड़ा बहुत चलता है विवाद, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मोस्टली आपका क्या होता है, वहाँ से केदारनाथ यात्राएं वगैरह जाती हैं, तो यात्राओं के समय वहाँ पर थोड़ा सा आपका दिक्कत आता है, बाकी उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और तीसरा अगर देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है,
ठीक है। तो ये विवाद वगैरह जो भी हुआ, युद्ध वगैरह, उसके बाद चाइना और भारत हमेशा एक दूसरे के सामने आने लगे। और उस समय चाइना ने बोला ये जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, कहानी को थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो वहाँ के लोग रहते हैं, वहाँ की जो संस्कृति है, और वहाँ पर जिस तरह से भी खान पान से लेकर कोई भी आपकी जो भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, अगर उनको देखा जाए तो जो यहाँ ऊपर क्या है, चाइना, और चाइना का यहाँ पर आता है सियांग प्रांत, ठीक है। तो चाइना के सियांग प्रांत के लोगों के जैसा है, ना कि भारतीय लोगों के जैसा है, ये चाइना ने कहा। मतलब ये बोल रहे हैं कि आपका अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए या आपका क्या है सांस्कृतिक मुद्दों से देखा जाए, तो भारत से ज़्यादा यहाँ के लोग जो हैं वो किसको मानते हैं, किस तरह से हैं, जैसे चाइनीज़ लोग हैं। और दोनों के दोनों क्या है, इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट हैं, वहाँ भी बुद्धिस्ट हैं। तो भारत बोला ये किस तरह की बातें हैं, भारत ने बोला कि नहीं, आप ठीक है, हो सकता है कि बॉर्डर है, कोई भी अगर जहाँ पर सीमाएं अलग हो रही तो वहाँ पर तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी कि ऐसा एक क्या है, यहाँ और यहाँ का कल्चर लगभग सेम हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्षेत्र ही आपका हो गया। और उस हिस्टोरिकल जो आपका जो ऐतिहासिक जो फैक्ट है, उसके आधार पर चाइना ने बोला कि ये पूरा अरुणाचल प्रदेश किसका है, चाइना का है, ठीक है। और भारत ने उस चीज़ को नकार दिया, ठीक है। तो इसके कारण ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें क्या है, पूरा का पूरा एक विवाद है, उस विवाद को भी देख लेंगे, ठीक है। और इसी क्षेत्र में ये जो बॉर्डर है, उस क्षेत्र को क्योंकि विवाद था और उस तरह से, तो उस पर्टिकुलर बॉर्डर को भारत और चाइना का यहाँ पर भी क्या किया गया, बनाया गया। और इस बॉर्डर का नाम क्या रखा गया, मैक-मोहन लाइन, ठीक है। ये एक बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था कि भारत मैक-मोहन लाइन किन दो देशों के बीच का क्या है, बॉर्डर है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, खासकर ये वाला अरुणाचल प्रदेश के सेक्शन को, पूरे बॉर्डर को नहीं बोलते, ठीक है। तो ये पूर्वी बॉर्डर जो लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं, मैक-मोहन लाइन, ठीक है, मैक-मोहन रेखा, तो या मैक-मोहन लाइन बोल सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, भारत चीन पे, अगर भारत चीन के बॉर्डर को देखेंगे, फिर से यहां पर हम लोग देख लेते हैं भारत और चीन, ठीक है। तो भारत चीन में आपका 3 था। सबसे पहले आपका क्या हो गया, इस तरफ देखेंगे तो एक पश्चिमी सेक्टर था, ठीक है। पश्चिम के बाद क्या था, एक मध्य सेक्टर था, और एक क्या है आपका पूर्वी सेक्टर है, ठीक है। पश्चिमी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर, ठीक है। पश्चिमी सेक्टर वाला जो सीमा है उसका नाम क्या है आपका LAC, पूर्वी वाले का नाम क्या है, मैक-मोहन लाइन, मध्य का तो कोई नाम नहीं है, ठीक है। अब इन क्षेत्रों में अगर देखा जाएगा तो विवाद कैसा था, तो अब पहले तो मैंने आपको बताया किस तरह से युद्ध हुआ, वॉर हुआ, ये सारे के सारे चीज़, पर अभी देखा जाए तो विवाद रह कहाँ पे गया है। अगर पश्चिमी इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा झील आता है, उस झील का नाम है पोंगोंग झील, ठीक है। तो अक्साई चीन तो है ही है, अक्साई चीन के बाद आपका क्या है, पोंगोंग झील जो है, उस झील के कारण भी वहाँ पर विवाद है। अभी समझेंगे सारे के सारे को, अभी खाली यहाँ पर नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, पोंगोंग सो एक झील है, ठीक है। और इस पोंगोंग सो जो झील है, इस झील का क्या है, एक विवाद है, ठीक है। तो पश्चिमी अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, पोंगोंग सो झील का विवाद है। और साथ ही साथ इसको देखेंगे तो अभी जो वर्तमान में है, इसी झील के जो पिछला हिस्सा है, जो घाटी का क्षेत्र था, उस क्षेत्र का नाम क्या है, गलवान घाटी। और गलवान घाटी में अभी क्या हुआ, विवाद हुआ, ठीक है। तो आपका क्या है, गलवान घाटी का विवाद है। इसको भी देखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ, किस तरह से गतिविधियां हुई, और आगे जो भी करंट अफेयर में होगा वो आपको देखते चलना है, ठीक है। तो आपका क्या है, एक हो पोंगोंग सो, एक है आपका गलवान घाटी। मध्य में कोई भी विवाद फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। नाथुला वगैरह का है, कभी अगर न्यूज़ में आएगा तो हम लोग करंट अफेयर की भी क्लासेस करेंगे। तो जो भी डेवलपमेंट किसी भी बॉर्डर में अगर कोई भी विकास या कुछ भी देखने को मिलता है, हम आपको जरूर करंट अफेयर क्लास में उस चीज़ को बताएंगे, ठीक है। तो मध्य में क्योंकि वर्तमान में कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए छोड़ रहा हूँ। और देख लीजिए, मैं हर बार आपका या तो कोई झील या तो कोई क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग उसको भूगोल में पढ़ रहे हैं, ना कि उसको कहीं पर हम संविधान में या किसी राजनीति के में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को भी समझेंगे। और इसके बाद ये जो तीसरा क्षेत्र है मैक-मोहन लाइन का, तो ये मैक-मोहन लाइन के पास क्या विवाद है, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, अरुणाचल प्रदेश को अपने हिसाब से क्लेम कर रहा है। तो ये जो मैक-मोहन लाइन का विवाद है, ठीक है। तो ये क्या है, मैक-मोहन रेखा का समीप जो भी आपका विवाद है, एक वो हो गया, और उसके बारे में देखेंगे। तीसरा अगर देखते हैं हम लोग, तो ये आपका क्या हुआ, भारत और चाइना का बॉर्डर, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान का ये जो बॉर्डर है, ठीक है। तो भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर, यहाँ पर भी कोई विवाद नहीं। भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर विवाद भारत से क्यों इसलिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, पीओके है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। अब ये पीओके को देखेंगे तो अब यहाँ तक तो भारत पहुँच ही नहीं पा रहा है ना। तो भारत क्या हो रहा है, भारत को तो अफगानिस्तान जाने के लिए भी इधर से घूम के जाना पड़ता है। तो विवाद से ज़्यादा वो क्या है, भारत कोशिश करते हैं कि अफगानिस्तान कैसे जाएं।
भारत के लिए अफगानिस्तान पहुंचना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से अगर देखेंगे तो सेंट्रल एशिया बोलते हैं जो इसको, ठीक है। तो पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया वाला क्षेत्र है जहां पर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ऊपर रशिया और इधर यूरोप। तो यूरोप में अगर जाना है अगर आपको किसके जमीनी रास्ते से, आपका लैंड रूट से, तो कहीं ना कहीं आपको अफगानिस्तान जाना ही पड़ेगा और अफगानिस्तान के रास्ते ही आप जाएंगे। या तो पाकिस्तान से दोस्ती अच्छी करिए, ठीक है, तो या तो हम हो सकता है पीओके को ले और अफगानिस्तान जाए, अफगानिस्तान से हम ईरान जाए या वहां से टर्की जाएं और टर्की के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं। दूसरा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ऊपर निकल जाएंगे हम लोग रशिया। वहीं से उज्बेकिस्तान से हम क्या कर सकते हैं, यूक्रेन से फिर हम कहाँ जा सकते हैं, यूरोप। तो पूरा का पूरा ये जो क्या है उत्तरी एशिया है, जो सेंट्रल एशिया वाला जो पार्ट है, वो जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या पड़ेगा, अफगानिस्तान से हमको कहीं ना कहीं मिलना ही पड़ेगा, ठीक है। पर पीओके के कारण हम यहाँ पर पहुँच नहीं पाते, ठीक है, इसलिए वो विवाद का कोई क्षेत्र ही नहीं बन पा रहा है क्योंकि उसके पहले ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा क्या है, भारत और पाकिस्तान में ही देखने को मिलता है। पर फिर भी देखते हैं जो आपका जो बॉर्डर बना है किसके किसके बीच, अफगानिस्तान और भारत के बीच, उसका नाम पूछ सकता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, दुरंद लाइन, ठीक है। क्या नाम है आपका, दुरंद, ये क्या है आपका दुरंद लाइन, ठीक है। इस एक मिनट इसको कहते हैं, ये क्या है आपकी दुरंद रेखा है, ठीक है। तो भारत अफगानिस्तान दुरंद लाइन, ठीक है। तो आपको ये भी समझ आएगा क्या है, पाकिस्तान के साथ हमने देखा रेड क्लिफ, चीन के साथ देखा आपका पहले यहाँ पर हम लोगों ने देखा LAC, ठीक है, और ये दूसरा क्या देखा था हमने, मैकमोहन लाइन। तो उसी तरह अफगानिस्तान के साथ क्या है, दुरंद रेखा, ठीक है। तो भारत अफगानिस्तान दुरंद रेखा, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं भारत और नेपाल। तो ये भारत और नेपाल का जो ये रेखा है, इसका कोई भी नाम वाम नहीं है, पहली बात तो कोई नाम वाम नहीं दिया गया है और वहाँ पर कुछ है भी नहीं, तो ठीक है। पर नेपाल में अभी आप लोगों का क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है भारत नेपाल में, ठीक है। और ये सारे के सारे विवाद को समझेंगे। तो क्या हुआ, भारत ने, देखिए इस पूरे के पूरे नेपाल और भारत को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले वहाँ पर किस क्षेत्र में विवाद है, बाद में मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल दूंगा, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है भारत और नेपाल में, यहाँ पर एक जगह आता है जिसका नाम है काला पानी, ठीक है। और वो काला पानी अभी एक क्या बन रखा है, विवाद बन रखा है। तो आपका क्या हो गया, काला पानी, ठीक है। और हम लोग विकास भी देखेंगे, भारत और नेपाल के क्षेत्र में का विकास भी हुआ है। जो विवाद है वो तो समझेंगे, साथ में थोड़ा सा विकास को भी समझेंगे, ठीक है। तो भारत और नेपाल में क्या दिख रहा है हमको, काला पानी, एक ये विवाद दिख रहा है। पहले मैं सारे विवादों को बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग विकास की ओर चलेंगे, ठीक है। भारत और भूटान, वहाँ पर कोई भी विवाद नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अभी थोड़ा बहुत आपका धीरे धीरे जैसे ही आपका क्या हो रहा है, पूरा का पूरा विश्व का परिप्रेक्ष्य बदल रहा है, तो भारत भूटान में भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो रही है। पर फिर भी पिछले साल आपने देखा होगा कि यहाँ पर भूटान के पास एक छोटी सी घाटी आती है जिसको बोलते हैं डोकलाम घाटी, ठीक है। तो डोकलाम जो आपका, सॉरी घाटी नहीं, पठार। तो डोकलाम प्लेट्यू जो है, डोकलाम का पठार जो है, इस पठार में क्या हुआ था, आपकी चाइना आकर घुसने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो ये पठार जो है ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये किसका हिस्सा है, भूटान का हिस्सा है, ठीक है। तो उस वक्त में जब चाइना आई तो भारत क्या किया, भूटान को हेल्प करने गया था सिर्फ केवल। तो याद रखेंगे कि जो डोकलाम घाटी का विवाद है वो भारत और चाइना का नहीं था, वो किसका था, भूटान और चाइना का वो था। बस भारत मध्यस्थ करने के लिए बीच में गया था ताकि पूरा का पूरा जो भी विवाद है उसका निपटारा किया जा सके। तो डोकलाम, फिर से मैं बोलूँगा, भारत और चाइना नहीं, भारत मतलब आपका भूटान और चाइना। तो भूटान और चाइना का विवाद क्या है, भूटान और चीन का आपका डोकलाम, ना कि भारत से था, ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं आपका म्यांमार का सीमा। तो म्यांमार के सीमा में भी उतना कुछ विवाद तो नहीं दिखेगा, बट आपको म्यांमार के सीमा में जो सही से याद रखना है वो क्या करना है, ऊपर से नीचे तक, ये इन क्रम में जो भी भारत के राज्य, मतलब आप यहाँ पर बना लेते हैं, शायद उधर दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका क्या है, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड के बाद ये क्या है, मणिपुर, और मणिपुर के बाद क्या है आपका ये वाला क्षेत्र, मिजोरम। तो ये क्षेत्रों के नाम को खाली ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से आप जमा लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर से मेरे को कमेंट करके बताना है कि भारत और म्यांमार की जो सीमा है, इसमें जितने भी भारतीय राज्य लगते हैं उनका उत्तर से दक्षिण क्रम आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि क्लासेस चल नहीं रही है, ऑनलाइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से आपके कमेंट के साथ इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि म्यांमार में किस तरह से उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, ठीक है। तो ये क्या था आपका भारत और म्यांमार। और भारत म्यांमार के बाद अगर ये वाला क्षेत्र देखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या है, भारत और बांग्लादेश, और भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर, इसे रेड क्लिफ लाइन। और भारत और जो म्यांमार का जो सीमा है, उन सीमा का भी एक नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है, शून्य रेखा, ठीक है, जीरो लाइन। तो ये क्या है, शून्य रेखा या जीरो लाइन, ठीक है। शून्य रेखा या उसको क्या बोल सकते हैं, जीरो लाइन बोल सकते हैं, ठीक है, भारत और म्यांमार। तो यहाँ तक शायद आपको
सारे बॉर्डर कौन कौन से हैं, उसके नाम क्या है, ये क्लियर हो गया। एक बार रिपीट करते हैं तो इंडिया पाकिस्तान, यहाँ पर रेड क्लिफ, उसके बाद एलओसी के बाद ऊपर आ गया सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। चाइना के साथ पश्चिम बॉर्डर, उसको क्या बोल रहे हैं, LAC बोल रहे हैं, मध्य रेखा, और साथ ही साथ ये क्या है, ईस्टर्न सेक्टर, और ये आपका पूर्वी सेक्टर, उसका नाम क्या है, मैकमोहन लाइन। भारत नेपाल बॉर्डर का नाम ऐसे कुछ भी नहीं दे रहे हैं, पर ठीक है, वहाँ पर एक विवाद है जिसको बोलते हैं कालापानी, ठीक है। भूटान और भारत के बीच फिर बॉर्डर का कोई नाम नहीं है, लेकिन वहाँ ऊपर क्या था, डोकलाम था, किसके विवाद है, डोकलाम भूटान और चाइना के बीच। म्यांमार और भारत, इस बॉर्डर का नाम क्या है, अगर उस सीमाओं का नाम देखेंगे तो क्या है, भारत और उसके शून्य रेखा, ठीक है। तो ये क्या थी, सारे के सारी सीमाएं थी जो भारत अपने भूस्थलीय सीमा जो भारत के किन किन देशों के साथ लगाता है, ठीक है। तो हम लोग पहले तो इन सारे के सारे विवाद को समझते हैं, ये विवाद क्या है, ये विवाद क्यों हुआ और ये विवाद क्या है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर अभी विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं भारत के बॉर्डर पे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इस सारी चीज़ों को समझते हैं, मैप बने रहने देते हैं और एक एक करके चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट को हटा देते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सर क्रीक विवाद, ठीक है। तो आपका क्या है, सर क्रीक विवाद, भारत पाकिस्तान का सर क्रीक विवाद। ये विवाद है क्यों, अगर आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है सर क्रीक का, ये क्या है, ये पूरा एक दलदल का क्षेत्र है। अगर वो एक दलदल का क्षेत्र है तो उस दलदल के लिए आपका इतना बड़ा विवाद क्यों बन रखा है, क्यों दोनों के दोनों देश उस दलदल को अपनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन अगर आप लोग यहाँ पे होते तो आपसे जरूर पूछा जाता है क्लास पे। तो हमने अपने जनरल क्लास जब लेते हैं वहाँ पूछते हैं, तो वहाँ पर बच्चे इसके बारे में बहुत सारा अपना व्यू देते हैं। कोई बोलता है कि यहाँ पर खनिज होंगे, कोई बोलता है यहाँ पर तेल मिलेगा, है ना, कोई बोलता है कि नहीं इसको नेहरू जी का बहुत ज़्यादा फेमस एरिया था, कुछ भी अपने अपने हिसाब से सब कोई बताते हैं। पर देखिए इस तरह से तुक्केबाजी नहीं करना है, अगर ये सारे तुक्केबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप फंस जाएंगे, ठीक है। आपको जो एग्जैक्ट रीज़न है वो पता होना चाहिए किसी भी चीज़ के पीछे का, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है और किस तरह से वो विवाद के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सर क्रीक अगर विवाद को देखते हैं तो सर क्रीक विवाद में इस तरह से कुछ भी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट अगर सर क्रीक को समझना है, देखिए यहाँ पर समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लीजिए बस, ठीक है। तो सर क्रीक को अगर समझना है तो हमको क्या समझना पड़ेगा, UNCLOS समझना पड़ेगा, UNCLOS। ये जो संयुक्त राष्ट्र है, तो संयुक्त राष्ट्र का जो एक क्या है, पूरा का पूरा लॉ बना है किसके ऊपर, समुद्र को किस तरह से बांटा गया है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, तो लॉ ऑफ सी जो है, समुद्र को किस तरह से बांटा जाएगा, कितने हिस्से को किसका बोला जाएगा, उसके ऊपर जो कन्वेंशन है UNCLOS, उसके हिसाब से बताया गया है कुछ चीज़ें। पहले उन चीज़ों को समझते हैं और उन चीज़ों को समझेंगे तो अपने आप आपको क्या समझ आएगा, सर क्रीक समझ आ जाएगा, ठीक है। तो UNCLOS को समझने के लिए हम लोग समझते हैं, पहले देखिए ये क्या है, मान लेते हैं ये किसी भी देश का क्या है, कोस्ट है, ठीक है। ये क्या है, तट है किसी भी देश का, और जो भी तट है तो इस तट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए जो तट का जो सबसे बाहरी क्षेत्र है तो ये है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये दिखेगा, यहाँ ये दिखेगा, इधर देखेंगे तो ये दिखेगा, ठीक है। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पर एक डॉटेड करके इनको सबसे पहले एक सिंपल लाइन से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या मानते हैं, ये जो लाइन जो बन रहा है इन डॉट को जोड़ने से, इस लाइन को बोला गया है बेस लाइन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बेस लाइन। आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कि विवाद आपको समझ आएगा, तो उसको बोलते हैं आपका बेस लाइन, ठीक है। और इस बेस लाइन के अंदर जो भी, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पानी तो जरूर होगा ना, समुद्र से लगा हुआ है, तो वहाँ का जो भी जल है, वहाँ पर जो भी खनिज मिलेंगे, चाहे वहाँ पर जिस भी मछलियों का उत्पादन वगैरह जो भी होगा वो क्या है, वो उस देश का है। उसको तो बिल्कुल विवादित ही नहीं है कि उसको बोल दिया क्या, वो उस देश का हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। उसको उस देश का हिस्सा माना गया। इसके बाद का 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल यानी कि आपका जो समुद्र में हम लोग कितने डिस्टेंस नापते हैं, तो आपका लगभग जो 1 नॉटिकल माइल है, लगभग ये क्या होता है, 26 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल जो शुरू का, इसके लाइन के बाद से जो 12 नॉटिकल माइल है, इसको क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। इसको इंग्लिश में ही जानेंगे, हिंदी में भी उसको सेम चीज़ ही लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, टेरिटोरियल वाटर, मतलब उस देश का ही एक भी क्या कहलाएगा, पानी कहलाएगा। तो ये वाला जो क्या है, ये क्या है, टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। इसको समझना बस है आपको, उतना आपको एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी एक चीज इसमें से जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। मतलब इस जगह में अगर कुछ भी गतिविधियां हुई, ठीक है, मतलब जो आपके क्राइम वगैरह होते हैं, तो अगर यहाँ पर कोई भी कानून को भंग किया गया कुछ भी, तो यहाँ पर जो लगने वाले राज्य हैं, इस राज्य की पुलिस है, उस पुलिस ही उस सारे के सारी चीज़ों को देखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कौन देखेगा, उस जगह की पुलिस देखेगी, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे तो अगला
फिर से 12 नॉटिकल माइल, मतलब 12 ये और 12 ये, मतलब आपका क्या होगा 24 नॉटिकल माइल। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंटिगियस वाटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंटिगियस वाटर। मतलब क्या है कि ये जो 24 नॉटिकल माइल तक है, वहाँ पर भी अगर कोई भी गतिविधियाँ गलत होती हैं, यहाँ पर भी कुछ भी होता है, तो फिर कौन देखेगा, वही वो जो देश है, जिस देश से लग रही है उस देश में ही आपका जो भी है उसको, जिसको भी अधिकार दिया जाएगा। तो भारत में किसको दिया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड को। ठीक है, तो ये वाले क्षेत्र में भी क्या होगा, उस देश का ही अधिकार होगा यहाँ तक। बट ये क्या है, ये टेरिटोरियल वाटर है, मतलब अगर किसी और देश की अगर जो जहाज है वो अगर भारत आना चाहती है, जैसे वो यहाँ पर पहुंचेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, जहाज के सामने झंडे लगे होते हैं, ठीक है, उसको मस्त बोलते हैं, उसको फैलाना पड़ेगा, बिना उसको फैलाए वो वहाँ पर एंटर नहीं कर सकती। ठीक है, इसके पहले वो जा सकती है, पर यहाँ पर पहुँचते उसको क्या करना पड़ता है, अपना झंडे को खोलना पड़ता है। तो ये बहुत अलग अलग सी का लॉ है, उसको आप लोगों को उतना डीप में नहीं जाना है, बस आपको एक एरिया के हिसाब से समझना है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंटिगियस वाटर बोलते हैं। और इसके बाद जो एक सबसे बड़ा क्षेत्र बनता है वो कहाँ तक बनता है, 200 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, तो ये जो 200 नॉटिकल माइल तक है इसको क्या बोलते हैं, EEZ। ठीक है, क्या बोलते हैं, EEZ। ये क्या है, आर्थिक जोन होता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस जोन तक वो जो देश है यहाँ पर वो क्या करती हैं, आयात और निर्यात के लिए अलग अलग वहाँ पर क्या बना सकती है, कंटेनर बना सकती है, और यहाँ से आयात और निर्यात किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। अलग अलग हम लोग यहाँ पर SEZ बनाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो यहाँ बन सकते हो 500 तक बनाते हैं, बट आपका EEZ देखेंगे तो कहाँ तक है, 200 नॉटिकल माइल तक होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो ये आपका जो ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा 200 नॉटिकल माइल का क्षेत्र है, इन पूरे क्षेत्रों में अगर कोई भी खनिज मिलता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो हमारे देश को कहीं ना कहीं उसमें फायदा होगा, सबसे ज़्यादा उसको हक मिलेगा। ठीक है, कुछ भी मिलेगा तो पहला उसका दोहन करने का हक किसको मिलेगा, उस देश को मिलेगा जो इसमें लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, अनक्लॉस ने बांट दिया। और इसके बाद का जो समुद्र इसको क्या बोला जाता है, ओपन सी बोलते हैं, या उसको बोलते हैं ग्लोबल कॉमन। मतलब ग्लोबल कॉमन मतलब वो सारे विश्व का है, वो किसी एक देश का नहीं है। मतलब अगर वहाँ से एक छोटा सा 1 रुपया भी निकलेगा तो पूरे विश्व में बांटा जाएगा, किसी एक देश को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जितना भी समुद्र आएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 200 नॉटिकल माइल तक हमारा क्या है, EEZ है आपके अनक्लॉस के हिसाब से। तो अगर सर्क्रिक को देखा जाए, अब देखते हैं हम लोग सर्क्रिक को, इसको समझने के बाद अब सर्क्रिक आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो सर्क्रिक कहाँ है, भारत में इस तरफ है, और सर्क्रिक से अगर देखेंगे सीधा सीधा इस तरफ, तो यहाँ पर पाकिस्तान, और पाकिस्तान का यहाँ पर क्या आता है, कराची का पोर्ट आता है। ठीक है, सॉरी आपका क्या आता है, कराची का पोर्ट आता है। तो पाकिस्तान का यहाँ पर कराची पोर्ट आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से 200 नॉटिकल माइल, जो आपका गुजरात का क्षेत्र है, सर्क्रिक का क्षेत्र है, और भारत का क्षेत्र है, उससे अगर 200 नॉटिकल माइल देखें तो कुछ इस तरह से बनेगा, इतने दूर तक फैलेगा। ठीक है, तो आपका समुद्र का ये वाला जो हिस्सा है, अगर सर्क्रिक हमारा है तो ये हिस्सा किसका है, भारत का है। पर अगर कराची पोर्ट से देखते हैं यहाँ से, और इस वाले क्षेत्र से ही देखते हैं, अगर सर्क्रिक पाकिस्तान का है, अगर सर्क्रिक अगर पाकिस्तान का होगा तो ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये पूरा किसका होगा, पाकिस्तान का होगा। और उसका साथ साथ यहाँ पर क्या है, कराची का पोर्ट भी है। ठीक है, तो ये क्षेत्र पूरा किसका होगा, पाकिस्तान का होगा। तो विवाद तो वो दिख रहा है कि वो दलदल की भूमि का है, पर अगर देखा जाएंगे तो पूरा का पूरा क्या है, वो समुद्र की पूरी क्षेत्र जो है, पूरा समुद्र का क्षेत्र है, वो भी विवादित है। क्योंकि अगर सर्क्रिक उसको चला गया तो वो पूरा का पूरा समुद्र के क्षेत्र में भारत को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम समस्या होगी। और दूसरा बात, अगर इसी के आगे देखते हैं कि कराची के बाद देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर कहीं पर भारत है, इधर पाकिस्तान था, पाकिस्तान का यहाँ पर आपका ईरान आएगा, ईरान के बाद अगर ऐसा देखेंगे, ठीक है, सर्क्रिक कहाँ से बिठाते हैं, तो ये क्या है आपका वेस्ट एशिया। ठीक है, और वेस्ट एशिया अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या है, कुवैत सारे के सारे क्षेत्र हैं, और यहीं पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, ओमान है, और इस ओमान से क्या आता है, सबसे ज़्यादा कच्चा तेल। ठीक है, तो तेल का पूरा जो भी टैंकर हैं, जो भी हैं, वो सारे के सारे इस तरह से आते हैं। पर अब यहाँ से तेल का टैंकर आ रहा है, और ये विवादित क्षेत्र अगर, क्योंकि यहाँ पर अभी विवाद है करके भारत की जो नेवी है यहाँ प्रोटेक्शन देती है, पर अगर वो पाकिस्तान के पक्ष में चला जाए तो यहाँ पर नेवी हम लगा नहीं सकते। ठीक है, तो ये टैंकर्स वगैरह को क्या होगा, बार बार रोकी जाएंगे, पायरेसी होगा, और भारत में जो ऑयल आता है उसमें भी ये दिक्कत जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा अगर देखे जाएंगे तो अरेबियन सी जो अरब सागर है, अरब सागर का नियंत्रण भी यहाँ से पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा अगर हमारे यहाँ से सर्क्रिक चला जाता है तो। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को लेकर भारत भी वहाँ से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और पाकिस्तान भी नहीं है, इसलिए वो एक जगह जो क्षेत्र है सर्क्रिक का, वो क्या है, एक विवादित मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, तो होप आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि मुद्दा क्या है, और क्वेश्चन क्या पूछाएगा, पीएससी की सर्क्रिक किसके किसके बीच में क्या है विवाद है, तो वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो इजी बन जाएगा। पर अगर बड़े में भी पूछ लिया तो आप एटलीस्ट उस चीज़ को बता पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था, भारत और पाकिस्तान का जो सर्क्रिक विवाद था उसके बारे में था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग भारत और पाकिस्तान का जो सियाचिन विवाद है, जो सियाचिन ग्लेशियर का विवाद है,
ठीक है। तो सब मान लेते हैं ये क्या है, आपका ग्लेशियर है, यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका LOC लाइन है, और यहाँ पर ही जो पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम क्या है, NJ9842। ठीक है। तो क्या कहा गया था, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, जब पूरा का पूरा ये सब चीज़ हुआ तो ये पॉइंट से ये बोला गया कि पॉइंट के जो उत्तर का भाग होगा, तो मतलब अगर ये पॉइंट है तो पॉइंट से हम उत्तर की ओर देखेंगे। ठीक है। तो पॉइंट से अगर उत्तर देखते हैं, और उत्तर देखने के बाद जिस तरफ का ज़मीन जिसके अंदर आएगा, जिस देश के अंदर आएगा, वो जगह जो है उस देश का होगा। तो अगर भारत से हम उत्तर देखेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर किसके अंदर आएगा, भारत के अंदर आएगा। पर पाकिस्तान, अगर POK का क्षेत्र देख लो, ये वाला क्षेत्र भी देख लो, तो काराकोरम तक POK जा रहा है। ठीक है। कहीं ना कहीं एक तो वहां तक भी जा रहा है, तो वो पाकिस्तान यहाँ से भी क्लेम कर सकता है कि ये मेरे नॉर्थ में आ रहा है। दूसरा, पाकिस्तान का कहना ये है कि पाकिस्तान कैसा है, कुछ इस तरह से है। ठीक है। तो पाकिस्तान कुछ इस तरह से, तो उसका जो उत्तर का क्षेत्र ये नहीं है, उसका उत्तर क्या है, ये है। वो पाकिस्तान का लॉजिक है। ठीक है। भारत का तो नहीं, आपका ये पाकिस्तान का अपने हिसाब से। तो अगर पाकिस्तान इस तरह से अगर बताएगा, तो अगर आप देखेंगे तो उसका कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से जाएगा लाइन। मतलब अगर इस लाइन के हिसाब से देखेंगे तो उसका नॉर्थ कुछ ऐसा जाएगा। तो जिससे क्या हो रहा है कि उसका कहना है कि कुछ हिस्सा जो है ये वाला ग्लेशियर का, वो किसका है, पाकिस्तान का है। और इंडिया का कहना है कि वो हिस्सा जो है ग्लेशियर किसका है, भारत का है। और दोनों के दोनों इस पे, इस बात का जब सब कुछ हुआ कि भाई किसका होगा, तो ये क्या हुआ, पूरा एक विवाद बन गया। और विवाद बनने के कारण क्या हुआ, पाकिस्तान ने पहले से बोला कि ठीक है, जो भी विवाद उसको एक बार में ख़त्म करते हैं, सीधा का सीधा इस जगह को कैप्चर कर लेते हैं। तो पाकिस्तान ने एक पूरा प्लान बनाया, और उस प्लान के साथ बोला कि सियाचिन ग्लेशियर को हम हथिया लेंगे। उसके कारण उसने क्या किया, बहुत सारे ऑर्डर्स किए, क्योंकि वहाँ पर जाना है, वो काफ़ी ऊपर का क्षेत्र है। तो आर्मी के लिए उसने क्या किया, बहुत सारे गर्म कपड़े और ये सारी चीज़ों के लिए ऑर्डर कहाँ दिया था, ब्रिटेन में। और इस बात का पता भारत के जो आर्मी है, भारतीय आर्मी को पता चला, और इंडियन आर्मी बिना वेट किए क्या किया, सीधा जाकर इस पर चढ़ाई कर सियाचिन ग्लेशियर पे अपना झंडा फहरा दिया, और भारत का तब से ये सियाचिन ग्लेशियर बन गया। बाद में गरम वरम कपड़ा पहन लिए है पाकिस्तानी, और पहुंच गया वहाँ पर। तो वो सैलानियों की तरह वहाँ गए, देखे कि झंडा है, और अपना वापस आ गए। तो तब से ये सियाचिन ग्लेशियर क्या है, भारत का बना हुआ है। और इस विवाद के बाद ही क्या हुआ, तो अब क्या बोलता है पाकिस्तान कि आप इस जगह से अपना क्या हटा लेंगे, पूरी की पूरी भारतीय सेना को हटा दीजिए, और हम ये POK क्षेत्र से हम भी अपनी सेना को वापस ले लेंगे। ठीक है। तो इसको जानबूझकर एक विवाद बना दिया गया है, जो कि आपका विवाद नहीं होना चाहिए था। ठीक है। और इसको ही देखते हुए, विवाद को बिल्कुल नज़रअंदाज करने के लिए अभी की जो भारत सरकार है, वो बोले कि ये तो कोई विवाद ही नहीं है, तो हमारे ही है, आपको जो करना है कर लो, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सैलानियों को भेजना चालू करो। तो इसको टूरिज्म के लिए खोल दिया अभी तो। ठीक है। तो मतलब बिल्कुल कोई इज्जत ही नहीं है पाकिस्तान की, इस तरह से कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से विवाद चल रहा है। और देखिए PSC में क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में लिखना नहीं होता, इस तरह से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ठीक है। इसलिए मैं आपको इस सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बहुत डीप में ले जा रहा हूँ। अक्सर जिनको मैं बहुत नहीं, PSC में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेंगे कि विवाद किसके मध्य है। मेंस में तो ये टॉपिक भी नहीं दिया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर। ठीक है। थोड़ा बहुत है उसमें, तो हो सकता है थोड़ा बहुत डेवलपमेंट को पूछ ले, पेपर 7 में जाकर पूछ ले, बट इतना ज़्यादा डीप में आपको उसको चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये क्या था, आपका भारत और पाकिस्तान के बीच का जो है सियाचिन का विवाद है। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तीसरा आपका क्या है, ये नेपाल को देखते हैं। ठीक है। आपका नेपाल, और नेपाल में क्या है, आपका काला पानी विवाद। ठीक है। तो नेपाल का काला पानी विवाद को समझते हैं कि वहाँ पर विवाद क्यों जन्मा, क्या है वो सारा का सारा मुद्दा, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर भारत और नेपाल की बात करें, ये वाले क्षेत्र की काला पानी को, ठीक है। तो भारत और नेपाल और ये काला पानी विवाद, देखिए मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान रखना। 2015, इस 2015 में क्या हुआ, नेपाल ने अपना खुद का एक संविधान निर्माण की बात की। नेपाल ने क्या कहा, हम अपना संविधान बनाएंगे, और भारत ने उस समय बोला कि अच्छा आप संविधान बनाओगे, हम लोग एक्सपर्ट हैं, हमको बनाने दे दो। मतलब इस तरह से बातें हुई कि भारत ने कहा कि हम आपको संविधान बनाने में मदद करेंगे। ठीक है। और इस बात से क्या हुआ, नेपाल को लगा कि नहीं, भारत क्यों मदद करेगा, हम अपने आप से बनाएंगे ना, हमारा संविधान है, हमारी संप्रभुता है, और हमको अपने अधिकार में कोई भी कानून बनाने का, मतलब हमारे जो क्षेत्र है हम कोई अपना कानून बना सकते हैं। तो नेपाल बोला कि ठीक है, हम अपना क्या करेंगे, खुद ही बनाएंगे संविधान। पर भारत ने कहा कि ठीक है, आप जो भी संविधान बना रहे हैं, जैसे ही बना रहे हैं, तो ये जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, इस क्षेत्र में कुछ लोग रहते हैं, कुछ कास्ट के लोग, जिनको बोलते हैं मधेसी। क्या बोलते हैं, मधेसी। तो भारत ने कहा कि यहाँ जो मधेसी लोग हैं, उनको अपने संविधान में जो भी आप आरक्षण का प्रावधान रखते हैं, जो भी आप मौलिक अधिकार देते हैं, उनके साथ भी उनको वो सारे चीज़ों को देना। पर नेपाल ने बोला कि नहीं, हम लोग जो ये मधेसी लोग हैं, इनको स्पेशल नहीं मानते, और ये वाले क्षेत्र में इस तरह से हम उनको कोई भी विशेष अधिकार नहीं दे सकते। और ये मधेसियों का जो प्रॉब्लम था, ये बहुत विकराल रूप पकड़ लिया जब नेपाल का संविधान जब बनने लगा, और उन लोगों ने इग्नोर कर दिया कि हम मधेसियों को इस तरह से कोई भी क्या करेंगे, प्रोटेक्शन नहीं देंगे अपने संविधान के अंदर।
तो भारत ने क्या किया, अगर नेपाल को समझेंगे तो यहाँ पर आपका आता है कलकत्ता का पोर्ट भारत का, ठीक है। और पूरा का पूरा नेपाल जो पहले क्या था, जो भी चीज़ें आयात करता था, क्योंकि नेपाल क्या है, वो आपका एक लैंड लॉक्ड जगह है, ठीक है, मतलब वो किसी भी समुद्र से उसकी रेखाएं नहीं लगती, तो लैंड लॉक्ड होने के कारण पूरा का पूरा जो आयात निर्यात जो भी था नेपाल का, वो क्या होता था, कलकत्ता से ही वो करता था, ठीक है। और यहाँ से कलकत्ता में आती थी, जो भी जहाज आती थी यहाँ उतरती थी, और उसके बाद वहाँ से ये पूरा का पूरा ट्रक के थ्रू, ट्रक से यहाँ तक क्या होता था, सामान नेपाल भेजा जाता था, ठीक है। तो भारत ने जब ये चीज़ नहीं माना गया तो यहाँ पर पूरा का पूरे ट्रक का मूवमेंट रुक गया, ठीक है। और ट्रक का जब मूवमेंट रुक गया पूरा का पूरा, तो सारे के सारे नेपाल में क्या हुआ, सप्लाई रुक गई, पूरा का पूरा खाने वाने की दिक्कत होने लगी। और साथ ही साथ अगर देखा जाए ये सरल, तो यहीं पर क्या हुआ था, भारत नेपाल में आया था एक बहुत बड़ा भूकंप, उस भूकंप में भारत ने बहुत मदद किया था, तो वो भूकंप और दूसरा इस तरह से सप्लाई नहीं पहुंची। और जब इस तरह से नेपाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अपनी संप्रभुता में रहना चाहता था, तो उसने क्या किया कि उसको ये चाहिए था कि आप किस तरह से बाहर आएँ। और इस मुद्दे को देखते हुए जो चाइना ऊपर है, चाइना ने क्या किया, नेपाल को वहाँ पर मदद पहुँचाई, ठीक है, और बोला कि हम आपको सारा का सारा फैसिलिटीज़ देंगे हर एक चीज़ का। नेपाल चाइना की तरफ झुकने लगा, और उसी समय जैसे ही नेपाल ने अपनी हाँ बोली, तो 6 महीने के अंदर, भारत इतने दिनों से नहीं, लेकिन चाइना ने 6 महीने के अंदर पूरे यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत और पूरा पठारी सबको काट वाट कर क्या बना दिया, यहाँ से ट्रेन लाइन से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी पहुँचा दी नेपाल पे। और तब से नेपाल पे चाइना ने बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट किया। और अभी भी देखेंगे, जब गलवान घाटी हुआ तो अचानक से नेपाल फायरिंग करने लगा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका नेपाल का झुकाव किसकी तरफ चला गया, पाकिस्तान की ओर, सॉरी आपका चीन की ओर चला गया, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे यही एक विवाद बन रहा है। तो इसी विवाद को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, नेपाल ने अभी एक अपना क्या किया, खुद का मैप जारी किया, ठीक है। और भारत ने भी अपना एक नक्शा जारी किया था, जब आपका लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, तो इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर और बचा हुआ क्षेत्र क्या था, ये लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को जब दिखाया, ठीक है। तो जब भारत ने लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र को दिखा रहा था, तो आपका क्या है, ये जो नेपाल वाला जो क्षेत्र है, उसको, ये वाला जो काला पानी का क्षेत्र है, भारत ने अपने नक्शे में दिखाया काला पानी को, नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया काला पानी को। और दोनों देश को उस नक्शे को ही लेकर क्या हुआ, विवाद उठ गया कि नेपाल का कहना है कि ये जो काला पानी है वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो किसका है, आपका नेपाल का हिस्सा है। और दूसरा भारत का क्या कहना है कि नहीं, ये यहाँ का नहीं, ये हमारा हिस्सा है। और ये काला पानी उस तब से क्या हुआ, एक विवाद बना हुआ है, और अभी भी इस विवाद में चल रहा है। और अभी देखेंगे तो अभी तो सिचुएशन और गंदा हो गया है, क्योंकि अभी इस समय वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कल का ही न्यूज़ अगर देख लेते तो जो केपी ओली हैं, जो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान राम जो है वो भी कहाँ से है, नेपाल से, अयोध्या से नहीं है। मतलब वो आदमी किसी भी हद तक अब जाने को तैयार है कि भारत के विपरीत में बोलना ही बोलना है, क्योंकि वो देख रहा है यहाँ का पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसा है। क्योंकि यहाँ पर अगर अभी राजनीतिक विकास देखेंगे तो राम राम वाली राजनीति हो रही है, ठीक है। तो उस राजनीति को छेड़ने के लिए वो क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान राम है वो यहाँ के नहीं, यहाँ के हैं, ठीक है। तो ये सारे विवाद चल रहे हैं। आपको इतना विवाद को नहीं पढ़ना है, आप जब एग्जाम के लिए जा रहे हैं, पर आपको क्या करना है, क्षेत्र का जरूर ज्ञान रखना कि किस पर्टिकुलर जगह में, जैसे कि आपको यहाँ पर हमको क्या जानना था, काला पानी को आपको जानना पड़ेगा, किसके किसके विवाद है, भारत और नेपाल के बीच विवाद है, ठीक है। देखिए, और भारत नेपाल को समझना तो और भी एक दूसरे तथ्यों से हम समझते हैं। अगर ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर देखेंगे तो यहाँ पर अगर सिक्योरिटी के लिए आप क्या लगाई जाती है, BSF के जवानों को लगाया जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है, जो एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है बॉर्डर के लिए। दूसरा, चाइना में देखेंगे तो क्या लगी है, ITBP लगी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, तो वो भी क्या है, एक स्पेशल फोर्सेस हैं, ठीक है। पर यहाँ पर हमने क्या लगाया था, सशस्त्र सीमा बल, नाम से ही लग रहा है ना थोड़ा सा कि सशस्त्र सीमा बल है, ठीक है, ठीक है, फोर्स है, आर्म फोर्सेस है, पर वो फोर्सेस उतनी एफिशिएंट फोर्सेस नहीं है जितनी आपके यहाँ पे लगाई गई है। तो सारे के सारे बॉर्डर का प्रोटेक्शन है तो BSF को दिया गया है, पर यहाँ पर हमने कभी भी BSF नहीं लगाया, क्योंकि हम उस बॉर्डर को मानते थे अपना कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ पर अभी तक। लेकिन अब वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, तो अब यहाँ पर भी हम BSF वगैरह को फोकस करेंगे। जैसे कि पहले यहाँ पर अगर देखे जाएंगे तो यहाँ असम राइफल थी, पूरे के पूरे क्षेत्र में असम राइफल को लगाया गया था, क्योंकि उस वहाँ पर भी उतना बड़ा विवाद नहीं था। लेकिन जैसे जैसे देखा गया कि यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, तो यहाँ पर भी अब किसको भेजा गया है, BSF के जवानों को भेजा गया है, ठीक है। तो आपका कौन सा फोर्स लग रहा है आपको उसी से समझ जाएगा कि किसके साथ हमारा ज़्यादा बड़ा विवाद है, जिसके साथ नहीं है, ठीक है। तो नेपाल और भारत, तो आपको विवाद में समझना होगा काला पानी का विवाद, ठीक है, ये याद रहेगा। फिर उसके बाद क्या है, भूटान भारत, तो मैंने आपको डोकलाम पहले बता दिया, ठीक है, तो उससे हो जाएगा। चाइना और भारत का हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो चाइना और भारत में देखते हैं, सबसे पहले तो आपका ये क्या है, आपका 2-3 विवाद थे ना आपके, चाइना भारत में देख लेते हैं। एक मिनट, इसको पहले रब कर लेते हैं यहाँ से। तो भारत और चीन में क्या क्या विवाद है, तो भारत और चीन के विवाद को देखते हैं। पहले तो क्या था आपका, जो पोंगयांग त्सो था, ठीक है। तो ये पोंगयांग त्सो जो झील है, इस झील का विवाद था। और ये झील कहाँ पर है, ये बिल्कुल अक्साई चीन के पास यहाँ पर लद्दाख में है, यहाँ पे, ठीक है।
तो लद्दाख में यहाँ पर क्या है आपका पोंगेंग सो झील है, कुछ इस तरह से आपका झील है। अब झील तो है तो उसके ऊपर तो पानी ही होगा। और भारत, और सबसे सरप्राइज चीज़ है कि भारत और चीन का बॉर्डर झील के बीचों बीच से जाता है। तो अगर झील के बीच से जाता है तो वो बॉर्डर दिखेगा किसको, सीमा तो किसी को दिखेगी ही नहीं, ठीक है। तो आपका जब चाइना जो है, चाइना इस तरफ है, तो चाइना क्या करता है, बार बार अपने जहाज़ों को यहाँ घुसाने की कोशिश करता है और भारत के जो यहाँ पर सैनिक हैं वो उसको रोकते हैं, ठीक है। तो बार बार चाइना यहाँ पर क्या करता है, अंदर आने की कोशिश करता है। और इस बार भी यही हुआ। चाइना ने सबसे पहले क्या किया, झील में अपने जो जहाज़ हैं उसको यहाँ तक भेजा, ठीक है। जो भी उसके छोटे छोटे शिप्स थे तो वो सारे के सारे चाइनीज शिप्स क्या हो रहे थे, इंडिया में यहाँ घुस रहे थे। और जब तक इंडिया को यहाँ उलझा के रखा तो इसके पीछे वाला जो क्षेत्र है, इसके पीछे पूरा क्या है, घाटी का क्षेत्र है। तो इस घाटी के क्षेत्र का ये वाला जो क्षेत्र, इसको बोलते हैं गलवान घाटी, ठीक है। तो यही वाला क्षेत्र क्या है आपका, ये है गलवान घाटी, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र बनेगा लद्दाख का, ये वाला, ये क्या है, पूरा का पूरा गलवान घाटी का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये गलवान घाटी के क्षेत्र में जब तक भारत को यहाँ उलझाए रखा था, उसने यहाँ पर क्या किया, अपने पूरे के पूरे आर्मी के लोगों को लाकर यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, सेना के लोगों को, और सेना का यहाँ पर एक बेस कैंप बना दिया, ठीक है। और भारत इस चीज़ को देख ही रहा था कि इस विवाद में लगा हो, तो इसको देख ही नहीं रहा था। और वो क्या करते, भारत की भूमि में एंटर कर गए, ठीक है। ये लोग भारत की भूमि में घुस गए। भारत को जब ये चीज़, सेना को बहुत पता चला, सब कुछ हुआ, तो सेना ने भी इसका विरोध किया, भारतीय सेना ने, और दोनों के बीच आपस में छोटी मोटी पहले स्टार्टिंग में झड़प हुई, ठीक है। उसको लेकर क्या हुआ, आपका हाई कमांड में, मतलब आपके नेशनल लेवल पे दोनों के दोनों आपस में बैठे और बात हुआ। बात होने से ये हुआ कि ठीक है, चाइना ने मान गया कि हम अपने उसको वापस ले जाएंगे, यहाँ से कैंप हटा देंगे और भारतीय सेना अपना वहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो जब ये चीज़ हो गया तो भारतीय सेना को बोला गया कि आप जाकर चेक कर लीजिए लोगों ने अपना कैंप हटाया कि नहीं। और जब भारतीय सेना के जो सैनिक थे, जब वो उस जगह पे पहुंचे चेक करने के लिए, जब निहत्थे वो वहाँ पर गए, तब क्या हुआ, इस बेस कैंप को हटाया नहीं गया था और यहाँ पर जो चीनी सेना के लोग थे उन्होंने भारतीय सेना पे हमला कर दिया। और यही हमला में क्या हुआ, कुछ भारतीय सेना के जो सही जवान थे वो क्या हुए, शहीद हो गए। और साथ ही साथ कुछ जवानों ने आपके जो चाइनीज सेना के जो जवान थे उनको भी मारा और बहुत सारा वहाँ पर विवाद हुआ। और ये पूरा विवाद अभी भी चल रहा है, जिसको बोलते हैं पूरा आपका गलवान घाटी का विवाद, ठीक है। तो ये विवाद, अब आपको ना पूरा का पूरा न्यूज़ को नहीं पढ़ना है कि आप पूरा न्यूज़ को बैठ गए लेकर कि नहीं वो पर्टिकुलर मेजर का ऐसा हुआ, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिए, लेकिन पूरा का पूरा इसको देखना है। आपको खाली क्या करना है, अभी अगर भौगोलिक परिस्थिति में देखेंगे तो वो घाटी कहाँ पर आती है आपको ये देखना पड़ेगा, या वो घाटी किसके किसके बीच का विवाद है। तो गलवान घाटी और ये जो पोंगेंग सो झील है, ये दोनों के दोनों का विवाद देखेंगे तो किसका किसके बीच है, भारत और चीन के मध्य, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा आपको। अरुणाचल प्रदेश का जो विवाद है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अब आपका ये जो म्यांमार वाला है, यहाँ पर कोई विवाद देखने को नहीं मिल रहा है। भारत और अगर आप बांग्लादेश देखते हैं, ये बांग्लादेश, तो भारत बांग्लादेश में देखेंगे तो एक देखिए यहाँ पर गंगा नदी आएगी और गंगा नदी पे यहाँ पर देखेंगे तो एक क्या है, फरक्का बैरेज है, ठीक है, फरक्का बैराज है। और उस फरक्का बैराज से गंगा नदी की पानी को रोका गया है, तो कितना पानी यहाँ छोड़ेंगे कितना नहीं, उसके लिए विवाद है। मैं यहाँ पर जल विवाद को अभी यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर में अगर लेंगे तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो जल विवाद एक ये फरक्का, और दूसरा क्या है, सिंधु नदी का जो विवाद है, इंडस वाटर ट्रीटी, वो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अपवा तंत्र वहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ड्रेनेज के साथ साथ अपवा तंत्र में हम लोग ये भी देखेंगे, इंडस वैली जो सॉरी आपका क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम लोग फरक्का बैरेज विवाद को भी देखेंगे, ठीक है। तो बांग्लादेश और भारत में भी उतना ज़्यादा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बस एक यहाँ पर छोटा सा एक आपका क्या था, आइलैंड था, द्वीप था, और उस द्वीप का नाम क्या है, न्यू मुरे द्वीप, ठीक है। तो क्या नाम है, न्यू मुरे, ठीक है। तो आपका क्या है, न्यू मोरे, ठीक है। तो न्यू मोरे जो है आपका आइलैंड और जो द्वीप है उसका एक विवाद है, ठीक है। तो उसमें क्या था कि वो जो द्वीप है वो आपके क्या होती है, जो ये द्वीप है तो इसके आसपास आपके ऐसे करके क्या होती है, ये नदी आती है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी वो नदी जो है वो नदी आपकी कुछ इस तरफ बहने लगती है, क्योंकि वो क्या है, अगर देखा जाएगा तो पूरा का पूरा वहाँ पर नदी के गाद जमा है और गादों को नदी काट देती है बार बार। तो कभी कभी क्या होती है, नदी कुछ इस तरफ बहती है, किसी साल हो सकता है कि नदी ने इस तरफ से गाद को काटा होगा तो ऐसे बहने लगी होगी, ठीक है। और जो अगर वहाँ का सीमा देखेंगे तो सीमा क्या बताया गया है कि नदी के बीचों बीच से सीमा जाएगी, ठीक है। तो अगर नदी इस तरफ बह गई तो ये क्या आइलैंड किसका हो गया, भारत का। पर अगर कभी नदी इधर बह गई तो ये आइलैंड किसका हो गया, बांग्लादेश का। तो ये पूरा का पूरा विवाद जन्म गया था, जिसको बोलते हैं न्यू मोरे आइलैंड का विवाद। और इसी को देखते हुए भारत सेना ने क्या किया, पहले किया और इस पूरे के पूरे आइलैंड को ही कैप्चर कर लिया था, और उसके बाद से ये विवाद बना हुआ था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं न्यू मोरे आइलैंड विवाद। पर अभी इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है डेवलपमेंट, नहीं भी पढ़ेंगे तो वो चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका न्यू मोरे विवाद, ठीक है।
तो ये कुछ क्या थे, प्रमुख विवाद थे जो अभी आपके बॉर्डर में चल रहे हैं। आपको इनके नाम रखने हैं याद और देखना है किस देश के साथ इसका पर्टिकुलर आपका विवाद है। अब हम लोग कुछ विकास के कार्यक्रम देखते हैं, जो यहाँ पर विकास किस तरह से हो रहा है, कौन कौन से जगह पे क्या क्या विकास हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे, एक तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी देख रहे होंगे आपका एक विकास का एनकाउंटर भी हो गया है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे ये दूसरे टाइप के विकास हैं। चलिए तो हम लोग विकास की बात करते हैं, इस जगह में जो भी विकास हुआ है उस विकास को देखेंगे। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान कोई विकास यहाँ पर हो सकता है क्या, नहीं। ठीक है, पर एक था कि यहाँ पर हमने पहले क्या था, एक तपी गैस पाइपलाइन, तापी, ये क्या है आपका ऑयल पाइपलाइन था, जो कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत ये चारों मिलकर बनाना चाह रहे थे। तुर्कमेनिस्तान जो कैस्पियन सागर के पास है, वहाँ पर क्या है, खूब सारा गैस है, तो वो गैस को यहाँ लाने की वो था, पर अभी तक ये प्रोजेक्ट क्या हुआ, चालू नहीं हो पाया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट चालू नहीं हो पाया इसलिए नहीं पढ़ेंगे हम लोग। जो भी आपका चालू होता है उसको ज़्यादा ध्यान रखिए, जो नहीं हो पाया उसको कोई मतलब नहीं है। वो किस लिए नहीं हो पाया, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में क्या है, आतंकवाद का खतरा है। तो यही है कि उस पूरे के पूरे गैस पाइपलाइन को सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कौन उसकी सुरक्षा देगा। तो सुरक्षा नहीं होने के कारण पूरा का पूरा तपी जो है अभी तक आ नहीं पाया। ठीक है, तो ये तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग जाएंगे भारत चीन, तो भारत चीन में भी विवाद जन्म रहा है, अभी कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है। पर इसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी पीओके वाले क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ से आपका काराकोरम से इस तरह से एक हाईवे आएगा, इसको बोलते हैं CPEC। क्या बोलते हैं, CPEC, चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो क्या है ये आपका चीन पाकिस्तान और ये क्या है, आर्थिक कॉरिडोर है। ठीक है, तो आपका क्या है ये आर्थिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, ये वाला जो है CPEC। तो ये यहाँ से एक लाइन बना रहा है और ये CPEC खत्म कहाँ पर होगा, अगर हम लोग देखते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं, तो CPEC जहाँ खत्म होगा यहाँ पर जो है चाइना ने एक क्या बना रखा है, बंदरगाह बना रखा है, जिसका नाम क्या है, ग्वादर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, ग्वादर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ग्वादर जो बंदरगाह है वो किसने बनाया है, चाइना ने बनाया है पाकिस्तान में। और इसके बाद पाकिस्तान के बाद कौन सा देश आता है, ईरान। तो ईरान में भारत ने बनाया है एक आपका पोर्ट, उसका नाम क्या है, चाबहार। ठीक है, तो चाबहार कहाँ है, ईरान में है, भारत ने बनाया है। ग्वादर कहाँ है, पाकिस्तान में, किसने बनाया है, चाइना ने बनाया है। ठीक है, तो ये कुछ डेवलपमेंट है आपके बॉर्डर के पास। इसको क्यों बनाया गया, देखिए यहाँ से हम अफगानिस्तान नहीं जा सकते, तो भारत का कहना है कि हम यहाँ चाबहार ईरान आएंगे और ईरान से होते हुए हम क्या करेंगे, पाकिस्तान जाएंगे, सॉरी मतलब आपका अफगानिस्तान जाएंगे। ठीक है, तो ये एक रूट बनाया गया था और जो मुख्यतः कागज पे लिखा गया, ये बोला गया कि जो गेहूं है, गेहूं को हम वहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए बनाएंगे। पर मेन रीज़न क्या था, एक तो आपको सेंट्रल एशिया जाने का मौका मिल रहा है, दूसरा ये जो ग्वादर पोर्ट है इसको नियंत्रित करने के लिए भी आपका ये पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आपका ये चाबहार, और ये चाबहार का मुद्दा अभी फिर से गर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि चाबहार बंदरगाह भारत का है और चाबहार जो वहाँ पर रेलवे प्रोजेक्ट बनना था, यहाँ से एक रेलवे लाइन बननी थी, वो भी पहले भारत को दिया गया था। पर इतने सालों तक भारत ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं भेजा। ठीक है, तो वहाँ पर पैसा लगाया नहीं अभी तक। तो अभी 2 दिन पहले, 2 दिन भी क्या, कल के न्यूज़ में आप देखेंगे कि ईरान ने जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसको खुद करने की बात कर दी है, हम उसको खुद करेंगे या तो वो प्रोजेक्ट चाइना को देंगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा विकास चल रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। चाबहार क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको याद रखना है कि चाबहार जो पोर्ट है वो कहाँ बना हुआ है आपका, ये बंदरगाह भारत ने ईरान में बनाया है। ठीक है, और यहीं पर एक पाइपलाइन का भी, गैस पाइपलाइन भी है, जिसको बोलते हैं फरजाद बी। क्या बोलते हैं, फरजाद बी। ठीक है, तो ये फरजाद भी क्या है, ये यहाँ से आपका ऑयल जो है, यहाँ पर आपको जो क्या है कच्चे तेल मिलेगा, और वो कच्चे तेल भारत निकालने के लिए वहाँ पहुँचा था। ONGC विदेश लिमिटेड को वहाँ पर तेल निकालने का परमिशन भी मिल रखा था। ठीक है, खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको चाबहार को याद रखना पड़ेगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ पर कुछ, चलिए ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, चाबहार बंदरगाह की बात हो गई। ओके, तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा जो भी मैंने बताया। तो ये आपका क्या था, भारत पाकिस्तान में किस तरह से डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका नेपाल और भारत। तो नेपाल भारत में विवाद को तो हम लोग समझ गए, पर नेपाल और भारत के बीच अगर आप क्या करेंगे, विकास को देखेंगे। ठीक है, तो नेपाल और भारत के बीच का विकास का, तो नेपाल और भारत के बीच एक क्या है, ऑयल पाइपलाइन बना गया है। ठीक है, तेल का, और ये याद रखना भारत का ये पहला अंतरराष्ट्रीय ऑयल पाइपलाइन बना है। ठीक है, तो क्या है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय, भारत का पहला ये अंतरराष्ट्रीय ऑयल पाइपलाइन। ठीक है, तेल के लिए है,
ऑयल पाइपलाइन जो बनाया है वो भारत ने बनाया, कहाँ से? नेपाल और भारत के बीच बनाया पिछले साल। कहाँ से कहाँ तक चलेगा? भारत से नेपाल, अमलेखगंज से मोतिहारी। तो मोतिहारी से अमलेखगंज, मोतिहारी से अमलेखगंज, ठीक है। तो मोतिहारी से अमलेखगंज, ये आपका कहाँ? बिहार से लेकर आपका नेपाल। तो ये प्लीज याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऑयल पाइपलाइन भारत का पहला कौन सा है? तो वो क्या है? बनता वैसे तपी, लेकिन ये बन नहीं पाया, तो अभी क्या बना? मोतिहारी से अमलेखगंज, भारत से नेपाल जो पाइपलाइन बना है उसका नाम है, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कुछ डेवलपमेंट है और इन विकास को पूछ सकता है मैं आपके, अगर देखेंगे कहाँ पर? एग्जाम पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत और म्यांमार में क्या विकास हुआ है। तो नेपाल और भारत में क्या है? ये ऑयल पाइपलाइन मोतिहारी से अमलेखगंज। अब देखते हैं आपका म्यांमार और भारत का, ठीक है। तो म्यांमार और भारत को देखेंगे तो यहाँ पर 2-3 आपको विकास देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या है? एक FMR नाम से लाया गया है, ये क्या है? पास है, ठीक है। तो यहाँ पास दिया जाता है, फ्री मोमेंट रिजीम बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है? जो वहाँ पर रहने वाले, जो यहाँ पर रहने वाले जो क्षेत्र हैं, ये वाले क्षेत्र में रहने वाले बॉर्डर के एरिया में जो भी लोग हैं, तो कुछ क्या है, अगर मान लेते हैं क्या भारत और म्यांमार का बॉर्डर, तो म्यांमार के लोग इधर भारत में आ सकते हैं, जो बॉर्डर में रहने वाले हैं। आप नहीं जाओगे, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ से उठ के चले गए, मिल रहा है मौका, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो बॉर्डर की सीमा में रहते हैं उन लोगों की बात हो रही है। तो म्यांमार के लोग भारत आ सकते हैं और भारत के लोग यहाँ जा सकते हैं 16 किलोमीटर अंदर, ठीक है। 16 किलोमीटर अंदर तक दोनों एक जगह जा सकते हैं और इस पर्टिकुलर जगह में वो जाकर जो भी उनके पास वस्तुएं हैं, जो भी उनके पास चीज़ें होती हैं, जिसका वो व्यापार करते हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ के लोग यहाँ जाकर, यहाँ के लोग वहाँ जाकर उसको बेच सकते हैं। वहाँ पर उनके हो सकता है इस तरह कुछ लोग यहाँ रहते हो तो उनके कुछ परिवार के लोग यहाँ रहते होंगे, तो वो उनसे भी जाकर भेंट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह से मूवमेंट देने के कारण क्या हुआ है, वो लोगों का कहीं ना कहीं अपने जीवन यापन करने के जितने भी स्रोत होते हैं उसमें इजाफा हुआ है और बढ़ावा मिला है उनको, ठीक है। और इसको और बढ़ावा देने के लिए FMR के साथ एक और क्या किया गया, यहाँ पर हाट बाजार, ठीक है। तो क्या लगाया गया? हाट बाजार, ठीक है। तो ये क्या है? साप्ताहिक मार्केट जैसा लगता है और वहाँ पर इन लोग क्या करते हैं, जो इन लोग हैं यहाँ से लोग इधर आते हैं और भारत के लोग इधर जाते हैं और वहाँ पर वो अपने वस्तुओं को लेकर जाते हैं और उसको क्या करते हैं? बेचते हैं वहाँ पर, वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के लोग खरीदते हैं। तो देखिए, अगर भारत का इंसान जो म्यांमार गया और म्यांमार का यहाँ आया, तो लोग क्या करते हैं? अपने अपने करेंसी में खरीदते हैं। म्यांमार वाले अपने पैसे में खरीदेंगे, भारत वाले किस में कर देंगे? रुपया में। उसके बाद क्या करते हैं, जो बॉर्डर में ही जो आपके BSF यहाँ पर जो लोग हैं उनको वो पैसे जमा कर देते हैं, वो उसको कन्वर्ट करके उसके करेंसी में दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को क्या हो, एक नया आपका जीवन यापन के लिए कुछ नया स्रोत मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्री मूवमेंट रिजीम या हाट बाजार। ये कहाँ पर चालू है? भारत और म्यांमार के बॉर्डर में। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट लाइन बना है भारत और म्यांमार के बॉर्डर को देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ, उससे आपको समझ आएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जगह है और काफ़ी आपका ये भारत को मदद भी करेगा, ठीक है। तो इस तरह से कहीं पर आपका भारत का नक्शा अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आता है? कलकत्ता का बंदरगाह आता है, तो ये कलकत्ता है। कुछ इस तरह से यहाँ पर म्यांमार, और म्यांमार का यहाँ पर क्या आता है? एक बंदरगाह आता है, ये क्या है? कलकत्ता है, ठीक है। ये म्यांमार का क्या है? सितवे का पोर्ट है, ठीक है। तो ये म्यांमार का क्या है? ये सितवे का पोर्ट है। सितवे के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ म्यांमार की राजधानी है जिसको बोलते हैं नेपैतवा, ठीक है। तो ये क्या है? नेपैतवा। तो ये म्यांमार की राजधानी है नेपैतवा, ठीक है। तो क्या होगा, आपका जो कलकत्ता है, कलकत्ता से इसको यहाँ से जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे किससे? आपके जल मार्ग से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? जल मार्ग से, मतलब आपके यहाँ पर क्या होंगे? जहाज जाएंगे। और उसके बाद सितवे से जो नेपैतवा है, यहाँ पर आपका क्या बनाया गया है? यहाँ पर से रोड से, ठीक है। तो रोड से यहाँ पर हाईवे बनाकर इसको जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बनाएंगे? हाईवे, और यहाँ पर क्या होगा? जल मार्ग। तो जल मार्ग है एक, तो पहला मार्ग क्या है? जल का है 1, और दूसरा क्या है? रोड का है। तो अगर आप देखेंगे तो संसाधन जिससे इसको भेजा जाएगा कुछ भी चीज़ों को यहाँ से वहाँ, तो उसके लिए क्या है? 2 मोड को यूज़ कर रहे हैं, आपका जल भी कर रहे हैं और इसको, तो इसको क्या बोला गया? मल्टी मोडल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? मल्टी मोडल, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है? कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट जो है, जिसमें क्या है? कलकत्ता से सितवे और सितवे से नेपैतवा को जोड़ा जाएगा,
ये बन रहा है भारत और म्यांमार के बीच कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इससे दो फायदे होंगे, अगर देखो भारत को अगर इसको अच्छे से समझेंगे कुछ इस तरह से, तो अगर कलकत्ता से हमको यहाँ जाना था तो भी हमको क्या है 18 से 19 घंटे लगते थे, पर अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो आप कम से कम 12 से मतलब 18 से 19 घंटे अगर यहाँ लग रहे हैं तो 6 से 7 घंटे आप क्या कर सकते हैं अपना बचा सकते हैं। और ये क्या पड़ेगा, ये पास पड़ेगा आपको। क्या म्यांमार आना है कलकत्ता से डायरेक्ट आएंगे ना, पहले क्या था पूरा ऐसे घूम कर जाकर यहाँ आ रहे थे आपका मिजोरम, आप क्या है डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये प्रोजेक्ट को बनाया गया जिसको बोलते हैं कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसका भी नाम याद रखेंगे कलादान मल्टी मॉडल का, ठीक है। तो ये भारत और म्यांमार के बीच जो कि अभी डेवलपमेंट चल रहा है, तो ये क्या था आपका भारत का और जितने भी भूस्थलीय बॉर्डर थे वो सारे के सारे बॉर्डर और उस बॉर्डर में होने वाले विवाद और विवाद के साथ जो भी अभी विकास के कार्यक्रम हो रहे हैं, ठीक है। इसके आगे जो भी विकास का कार्यक्रम होगा, कोई भी और विवाद होगा तो उसको हम लोग करंट अफेयर में आपको जरूर लेते रहेंगे साल भर, ताकि यहाँ से आपका टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। पर यहाँ अभी तक जितना मैंने बताया है इसको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब अंत बचता है आपका आगे का पार्ट जिसको बोलते हैं भारत की जो भी आपके तट में लगने वाली बॉर्डर है, ठीक है। तट में लगने वाले बॉर्डर में कहीं भी कोई विवाद अभी आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे, आपका जब फिजिकल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और जब हम लोग इंडियन ओशियन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे उसके बॉर्डर को भी समझ लेंगे अच्छे से। पर फिलहाल हम लोग देखते हैं, अगर ये भारत का क्या है, ये भारत का निचला हिस्सा है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक आपका क्या लगते हैं सारे के सारे कोस्ट लगते हैं, ठीक है। तो गुजरात से लगेगा, गुजरात के बाद देखेंगे तो किससे लगेगा मुंबई से, उसके बाद गोवा, गोवा के बाद देखेंगे कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आपका क्या लगेगा केरला, केरला के बाद इधर जाएंगे तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद ऊपर आएंगे आंध्र प्रदेश, फिर आपका क्या लगेगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका क्या लगेगा यहाँ पर देखेंगे तो कलकत्ता। तो इतने पूरे के पूरे जो राज्य हैं भारत के, इसके साथ आपका क्या लगता है आपकी तट की सीमाएं लगती हैं, ठीक है। तो ये तट का जो सीमाएं हैं, जो तटीय सीमा बोलते हैं आपका, तो इन सीमाओं में कौन कौन से देशों के साथ लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या है लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है, लक्षद्वीप द्वीप, और लक्षद्वीप के नीचे यहाँ पर आपका लगेगा ये क्या है मालदीव, तो मालदीव से लगता है भारत के साथ। अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या है आपका श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका के बीच लगेगा, ठीक है। इसके बाद अगर इधर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या था थाईलैंड, यहाँ पर मलेशिया, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर अंडमान निकोबार, और निकोबार के बाद यहाँ पर अगर देखेंगे ये वाला तो ये क्या है सुमात्रा, ठीक है। तो सुमात्रा से लगेगा, तो भारत का मालदीव सुमात्रा ये सबसे लगता है बॉर्डर। पर अगर विवाद देखे जाएगा तो विवाद में आपको उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ भारत और श्रीलंका को ही समझना है, बाकी में साथ उतना बड़ा विवाद नहीं है, ठीक है। तो अगर भारत और श्रीलंका को समझना है, यहाँ पर एक अच्छे से बना लेते हैं फिर से, तो ये भारत सपोज करिए, ये क्या आपका ये श्रीलंका है, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच यहाँ पर छोटे छोटे कुछ आपके जगह आते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्या आएगा रामेश्वरम, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा रामेश्वरम, ठीक है। रामेश्वरम के बाद जो दूसरा यहाँ पर आएगा वो क्या है धनुषकोडी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रामेश्वरम, फिर उसके बाद आ गया धनुषकोडी, धनुषकोडी के बाद ये नीचे वाला क्षेत्र, ये जो तीसरा देखेंगे इसका नाम क्या है कच्चा थीवू, कच्चा थीवू, ठीक है। और ये कच्चा थीवू, इसको देखिए रामेश्वरम धनुषकोडी में कोई विवाद नहीं है, पर ये जो कच्चा थीवू है, ये कच्चा थीवू एक विवाद है, ठीक है। तो कच्चा थीवू विवाद को समझेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये दोनों को जो डिवाइड करता है भारत और आपका श्रीलंका को, तो यहीं पर आपको क्या मिलता है राम सेतु, और राम सेतु के बाद अगर ये बीच का एरिया देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, और मन्नार की खाड़ी के बाद जो बीचों बीच जाता है उसको बोलते हैं पाक बे या पाक स्ट्रेट। ये सारे के सारे को आप मैप पेपर देख लेना, ठीक है, पाक बे या पाक स्ट्रेट। देखिए क्या हुआ था, ये जो कच्चा थीवू जो है, ये कच्चा थीवू जो आइलैंड है, इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय भारत और श्रीलंका में काफ़ी अच्छे एक रिश्ता बन रहा था। तो भारत ने क्या किया था, ये कच्चा थीवू द्वीप जो है वो श्रीलंका को बोला कि इसको आप ले लीजिए, ये आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का था लेकिन भारत ने दे दिया कि ठीक है, उस द्वीप में कुछ ज़्यादा होता नहीं था, बस उसमें यह बोला गया था कि भारत के अगर मछुआरे जो हैं, खासकर तमिल मछुआरे, तो वो उस क्षेत्र में जाते हैं तो उनको वहाँ पर ठहरने का थोड़ा सा मौका देंगे ताकि वो वहाँ पर ठहरें, मछुआरे जो भी मछली पकड़ना है उसके बाद वापस जाएँ। पर जैसे ही वो आइलैंड श्रीलंका को दे दिया गया, वो द्वीप, पहली बार जब मछुआरे गए वहाँ पर, तो जैसे ही पहली बार यहाँ पर मछुआरे कच्चा थीवू पहुँचे, श्रीलंका ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। और तब से लेकर यहाँ पर कई मछुआरे जो हैं आपके कच्चा थीवू के कारण, इतने सारे मछुआरे आज भी श्रीलंका के जेल में भारत के जो तमिलियन मछुआरे हैं वो है, और विवाद को कोई सुन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा कच्चा थीवू विवाद और वो मछुआरों का जेल जाना, ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा विवाद बन गया है। और इन सब विवादों को देखकर यहाँ पर कई और डेवलपमेंट हुए थे। LTTE का विवाद है, प्रभाकरण का, तो वो सारा का सारा क्या है देखिए। फिर अगेन हम लोग को यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी नहीं पढ़ना है, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राज्यीय सीमा में और या भारत के अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय जो भी विवाद हैं या जो भी सिक्योरिटी हैं उसको हमको नहीं देखना है, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा यूपीएससी लेवल का पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमको यहाँ पर खाली जगहों के नाम पता हो काफ़ी है, क्योंकि हम सीजीपीएससी के लिए देख रहे हैं। पर अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको जानना होगा कि हर एक चीज़ को जानना है, मन है, तो आप बिल्कुल क्लास पे आइए, हमसे मिलिए पर्सनली, हम आपको बैठ 2 घंटे और अच्छे से बता देंगे। पर हम लोगों को क्या करना है, अपनी चीज़ों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या करना है, सिर्फ पीएससी लेवल की तैयारी करनी है। बहुत ऊपर मैं आपको लेकर नहीं जाऊँगा, जो कि आपके एग्जाम में रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो आप खाली कच्चा थीवू का नाम रखिए। अगर आपको प्रभाकरण, एलटीटी, मूवमेंट और पूरा का पूरा समझना हो, कभी अगर इस तरह से मन हो, बिल्कुल आप क्लास में ही हम पढ़ेंगे। भले कि आप क्या करेंगे, हम लोग का पेपर 7 जब पढ़ेंगे, प्रश्न पत्र साथ जो आपका मेंस में है, वहाँ पर आपका पार्ट 2 जो है वहाँ पर इंटरनेशनल है, तो उस इंटरनेशनल में हम थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में और आगे बात करेंगे। पर यहाँ पर ज्योग्राफी में इतने में इसको रोक देते हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका कच्चा थीवू विवाद भारत और श्रीलंका के बीच, और बाकी कहीं विवाद नहीं, बस आपको याद रखना है सुमात्रा जो है वो निकोबार आइलैंड से सबसे समीप है, और आपका अगर देखेंगे तो आपका तट में जितने भी बॉर्डर हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, फिर ये देख लेना कि किस राज्य से सबसे लंबा तट का बॉर्डर लगता है भारत का, कौन से राज्य में सबसे लंबा आपका तट है वो देख लेंगे, और सबसे छोटा तट किसका बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे बॉर्डर को देखेंगे। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, भारत की जितनी भी भौगोलिक सीमाएं थे उसको, सारे के सारे राजनीतिक सीमाओं को समझे, विकास को समझे और विवाद को समझे। ठीक है, तो प्लीज़ इसको जाकर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। थोड़ी देर में आपको हैंडआउट मिल जाएगा, आप उस हैंडआउट से उस चीज़ को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं और एक बार। ठीक है, आगे जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, मैंने आपको शुरू में भी बोला है, अभी भी बोलूँगा, प्लीज़ आप फ़ोन करेंगे हमको, या तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आपका ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे अब कल हम लोग जाएंगे और देखेंगे भारत में पाए जाने वाले विभिन्न चट्टानों को और उनका किस तरह से निर्माण होता है, पूरे के पूरे भूगार्भिक संरचनाओं को देखेंगे, क्योंकि भूगार्भिक संरचनाओं को अगर आप एक बार अच्छे से समझ गए तो वहीं से आप पूरे भारत के भूगोल को समझ गए। ठीक है, तो अगर भूगार्भिक संरचना समझ गए तो आपको जो भी आपका भौगोलिक विभाजन है वो बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आप भूगोलिक विभाजन को अच्छे से समझ गए तो वहाँ से कोई जलवायु अच्छे से समझ आएगा। तो पूरा लिंकेज को समझने के लिए कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पर हम लोग भूगार्भिक संरचनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल मेरे को सुनने के लिए।